गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्कार, सभी का स्वागत आज की क्लास में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं एक मोस्ट फेमस और वर्ल्ड फेमस एक निबंध जो है ऑफ ट्रुथ। और ऑफ ट्रुथ के बारे में जब पढ़ेंगे हम तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को जानेंगे। दरअसल ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है लेकिन इतना इजी भी नहीं है। इसमें काफ़ी सारे एल्यूजन्स हैं, काफ़ी सारे सिंबल्स हैं, मेटाफर्स हैं, इनको हमको देखना पड़ेगा। दरअसल मेटाफर तो एक पोइटिक डिवाइस है, लेकिन फ्रांसिस बेकन की खासियत रही है कि वो इस तरीके के विटी स्टेटमेंट्स, एपिग्रामेटिकल स्टेटमेंट्स या एपिग्रामेटिक स्टेटमेंट्स वगैरह ये सब यूज करते हैं। ठीक है ना। आप देखना, अपन बात करेंगे ऑफ ट्रुथ के बारे में, किस तरीके से बातें करने वाले हैं कि अब ट्रुथ हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा। तो स्टार्ट हम करेंगे, पहले अबाउट द ऐसे पढ़ेंगे और अबाउट द ऐसे पढ़ने के बाद फिर हम पहले ऐसे को पढ़ेंगे, उसका टेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर हम अबाउट द एसेइस्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब थोड़ा सा उल्टा सिस्टम चलाएंगे क्योंकि एसेइस्ट के बारे में इतना खास आने वाला है नहीं। फ्रांसिस बेकन के बारे में आपसे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, आपको ऐसे से ही काफ़ी 1-2 क्वेश्चन आने हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे तो 1-2 क्वेश्चन में से आपसे टेक्स्ट से पूछेगा। टेक्स्ट पढ़वा रहा है ना, तो टेक्स्ट पढ़वा रहा है तो अपन को केवल पोइट या राइटर्स या फिर एसेइस्ट या फिर नॉवेलिस्ट इनके बारे में नहीं जानना, अपन को टेक्स्ट बहुत डीपली पढ़ना है। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। अभिषेक, ब्रजवाला और हनुमंत, सुमन सभी मेरे साथ जुड़े हैं, सुमन तो रेगुलर हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्त आज की क्लास को। और ऑफ ट्रुथ, ठीक है ना, नए पाठ्यक्रम का नया टॉपिक है, फ्रांसिस बेकन का है। चलो, फ्रांसिस बेकन को हम फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहते हैं, फादर ऑफ क्या कहते हैं, एम्पिरिकल थॉट्स भी कहते हैं, एक्सपीरियंसेस कहते हैं कि अनुभव के पिताजी रहे हैं। कहने का मतलब उनको बहुत अनुभव रहा है, अनुभव सिद्ध स्टेटमेंट्स लिखते हैं, अनुभव सिद्ध अपने निबंधों को लिखते हैं। तो हमारे टेक्स्ट में, कंटेंट लिस्ट में क्या क्या रहने वाला है, देखिए ये इमेज है ना, आपको बहुत कुछ रिप्रेजेंट करेगी। ये कहेगी कि हम सत्य को इस तरीके से ढूंढते हैं, ऐसे उजाला लेकर के, लेकिन चारों तरफ अंधेरा सा है, नहीं डार्कनेस है, उधर भी उजाला, यहाँ भी ये सत्य ढूंढ रहा है, लेकिन वी आर अनेबल टू फाइंड आउट द ट्रुथ। ओके, वी आर अनेबल टू फाइंड आउट द ट्रुथ। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन सीकिंग प्लेजर इन लाइज। ओके, बहुत आनंद मिलता है झूठ बोलने में, और सत्य भी ऐसा चलता है जिसमें झूठ का लाग लपेट हो या झूठ का मिक्सचर हो। ऐसा नहीं कि सत्य बिल्कुल प्योर, अपन कहें कि प्योर क्या है, ट्रूथ है, ऐसा प्योर ट्रूथ नहीं मिलेगा। तो चलो अपन बात करते हैं, अपन पढ़ेंगे सबसे पहले अबाउट द ऐसे। सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा अबाउट द ऐसे पढ़ेंगे, फिर टेक्स्ट ऑफ द ऐसे पढ़ेंगे, फिर अबाउट द एसेइस्ट पढ़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हमारा सेटअप ये रहने वाला है। ओके, आर यू रेडी? एक बार थम अप करो। नरेंद्र कुमार, अभिषेक कुमार, गुड इवनिंग। फटाफट से एक बार थम अप कर दीजिए, अंगूठा उठा दीजिए, चलें फिर अपन। हाँ भाई सब चलें क्या? जल्दी से, अरे थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो दे दिया करो। ठीक है, ओके, तो चालू करते हैं हम अब ट्रुथ के बारे में। अब ट्रुथ क्या है? ये कहते हैं फर्स्ट ऐसे है, मतलब द फर्स्ट ऐसे। सर ये ऐसा थोड़ी है, फर्स्ट ऐसे सबसे जीवन का सबसे पहला ऐसे है, नहीं 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 नहीं, द फर्स्ट ऐसे ऑफ हिज थर्ड कलेक्शन ऑफ एसेज। मतलब क्या हुआ कि इसने क्या है कि इनकी जो एसेज है ना, इनका संकलन 3 अलग अलग कलेक्शंस में किया गया। जो फर्स्ट कलेक्शन है उनका वो 1597 के अंदर लगा गया, और 1597 में जो इस कलेक्शन का नाम दिया गया था वो दिया गया था एसेज, ऐसे करके, और उसमें टोटल 10 ही एसेज इंक्लूड थे। फिर इनका सेकंड जो है एडिशन आया, सेकंड कलेक्शन आया, जो आया था 1612 के अंदर, 1612 में आया, बताए। और सेकंड एडिशन के बाद जो आया था ना, इसका नाम रखा गया एसेज ऑफ सर फ्रांसिस बेकन, ऐसे करके, और फिर आगे भी था सॉलिसिट वगैरह करके। अब देख रहे हैं यहाँ पर अपन जो देखें, अपना जो कलेक्शन है वो थर्ड कलेक्शन है। ओके, दिस इज द थर्ड कलेक्शन। ओके, गॉट इट। ओके, ये आपके दिमाग में सेट रखना आपको कि ये थर्ड कलेक्शन है। ओके, ये कब पब्लिश हुआ था? ये पब्लिश हुआ था भाई साहब 1625 के अंदर, राइट।
और क्या नाम था इसका, इस पब्लिकेशन का, इस कलेक्शन का, इसका नाम क्या था सर, बताना ज़रा। पिंकी सोनी, गुड इवनिंग। मोनिका, किरण, फटाफट बताओ कि क्या नाम था इसका, दिमाग लगा के बताओ मुझे कि क्या नाम होगा इसका। तो इसका नाम क्या था बताइए फटाफट से, है माइंड में सेट। भाई 1625 में इसको बनाया गया, 1625 में ये रखा गया। बताओ इसका नाम क्या था, इसका नाम किसी को पता है सर, प्लीज़ रिप्लाई। ओह मीना गीत, ये ग्रेड फर्स्ट की क्लास चल रही है, ठीक है, ग्रेड फर्स्ट की क्लास चल रही है। ये देख रहे हैं यहाँ पर, एसिस और काउंसिल्स सिविल एंड मॉरल। आप में से कितने लोग हैं, ये इसके कलेक्शन का नाम है, आप में से कितने लोग हैं, पहले तो ये बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि इसके अंदर कितने एसेज थे। बताओ, हाउ मेनी ऑफ एसेज वर जस्ट कलेक्टेड इन दिस कलेक्शन। इस कलेक्शन में कितने एसेज कलेक्ट किए गए थे। ओके, कितने लोगों को आइडिया है, जरा रेज करना है। बताओ 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 फटाफट से, कितने लोगों को आइडिया है कि सर इसमें इतने थे तो है सर, हमारे हिसाब से तो इतने हो गए। पहले जो कलेक्शन आया था एसेज के नाम से उसमें तो 10 थे। ओके, 1597 में आया था, और फिर आया था 1612 के अंदर, जिसमें मैंने नाम बताया था एसेज ऑफ सर फ्रांसिस बैकन, और उसमें जो थे वो 38 थे। और इसमें कितने थे बताना। सविता कह रहे 38 होंगे सर, 38 तो पिछले वाले में थे, मतलब सेकेंड एडिशन में थे, और ये इसके अंदर थे 58। ओके, इसके अंदर कितने थे, 58 एसेस, टोटल 58 एसेस थे, है ना। ओके, यहाँ इस ऐसे के अंदर इन्होंने ये बताया है कि जो ट्रुथ है, सत्य है, वो सत्य कितना जरूरी होता है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं बेनिफिट्स एंड इंपॉर्टेंस। ओके, बेनिफिट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रुथ, बेनिफिट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रूथ। वो बता रहे हैं कि किस तरीके, क्या महत्वता है सत्य की, क्या महत्वता है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रूथ, सत्य की क्या महत्वता है, वो ये बता रहे हैं। दूसरी जो लाइन इन्होंने बताई है वो ये बताइए कि प्रॉब्लम्स ऑफ लाइज, जो आज झूठ बोलते हैं ना लोग, प्रॉब्लम्स ऑफ लाइज, कि झूठ की समस्याएं क्या है, लोग झूठ क्यों बोलते हैं। ओके, इसने बिब्लिकल रेफरेंस से ये जो ऐसे है वो शुरू किया है। स्टार्ट्स विद द बिब्लिकल रेफरेंस। ओके, स्टार्ट्स, ये शुरू करते हैं विथ अ बिब्लिकल रेफरेंस। रेफरेंस 18:38 से ये शुरू करते हैं। खैर कोई नहीं, आपसे कोई पूछेगा नहीं कि भाई ये क्या है, कि बाइबल जोन सुनी आपने, 18/38, मतलब ऐसे, ये बाइबल कहाँ से, बाइबल जोन का रेफरेंस लिया इन्होंने, बाइबल जोन, और ये जो रेफरेंस लिया है वो 18/13 ऐसे 38 बोला जाता है। लेकिन खैर कोई नहीं, अपन को इससे कोई मतलब भी नहीं है खास, ये पूछा भी नहीं जाएगा आपसे, ठीक है ना। अपन को अब पढ़ना है हमारा टेक्स्ट, मेजर हमारा जो है, मेजर जो पॉइंट है वो हमारे टेक्स्ट में है, तो हमको वो टेक्स्ट पढ़ना है। तो लेट्स बिगिन आवर टेक्स्ट, हम टेक्स्ट को शुरू करते हैं, फिर अपन बाकी की चीज़ें हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये टेक्स्ट है। ओके, चलो, हाँ, आर यू रेडी भाई साहब, छोटा भाई, सविता, पिंकी, सोनी, हाँ, अब चालू करते हैं, लेट्स बिगिन। ओके, तो देखना यहाँ पर हम बात कर रहे, देखो मैंने क्या किया है, सुनना, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, ये जो आपका ऐसे है ना वो प्रॉपरली ओरिजिनल टेक्स्ट है। ये हम लोग किसी तरीके से कोई अपना तरफ से कोई सेंटेंस स्टेटमेंट लगा करके कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ हम समझेंगे इसको, और जो एक्सप्लेनेशन मिलेगी, इसकी व्याख्या मिलेगी, जो इसकी इंटरप्रिटेशन मिलेगी ना, वो आप लोगों को प्रिंटेड फॉर्मेट में मिलेगी या फिर टाइप्ड फॉर्मेट में मिल जाएगी, किसके अंदर, ऐप के अंदर। अभी तो आप लोग नॉर्मल पढ़ लो, और अगर आपको पढ़ने से समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड, और आएगा क्यों नहीं आएगा, पक्का आएगा। तो चलो हम पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक अल्डस हक्सले की बुक ली हुई है जिसका नाम है जस्टिंग क्या, जस्टिंग पिलात, पिलात कहते हैं इसको, या फिर क्या कह सकते हैं, प्लेट। ओके, समझ गए, जस्टिंग पिलेट कह दो, पायलट कह दो, कुछ भी कह दो, प्लेट जैसे बाकी कहते हैं, प्लात कहते हैं इसको।
ये प्लेट है। तो देखो व्हाट इज ट्रूथ, ये सबसे पहले जो शुरू होता है ना, आपसे ये पूछ सकता है कि भाई ये जो लाइन है, बिगिनिंग लाइन, वो क्या है। तो वैसे तो इतना इजी हो गया, ये क्वेश्चन कॉमन हो गया कि इसको तो क्या पूछने में भी थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी आपसे पूछे व्हाट, जो बिगिनिंग लाइन है इस ऐसे की, वो क्या है, तो आपके दिमाग में सेट रखना है कि बिगिनिंग लाइन में ही एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दरअसल क्वेश्चन ना होकर के एक रेफरेंस है। ओके दिस ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ना होकर के एक रेफरेंस है। सर रेफरेंस कैसे सर? ये कह रहा है कि सेट जेस्टिंग प्लेट, जेस्टिंग होता है मजाक करते हुए, द मॉकिंग करते हुए एक प्लेट ने पूछा। प्लेट कौन है ये, अब मैं बताता हूं आपको। मॉकिंग प्लेट, यहां पर ये प्लेट है ना, पॉन्टियस प्लेट है। पिलात जो एक रोमन एम्परर थे, है ना, जुएदा नाम का एक क्या था, एक सिटी थी, जुएदा नाम का एक जगह थी, वहां पर क्या थे, जुएदा, ठीक है ना, यहां पर जुएदा में क्या थे, एम्परर, रोमन एम्परर ऑफ जुएदा, ऐसे याद रख लो, रोमन एम्परर ऑफ जुएदा। DAEA, है ना, जुएदा। अब देखो ये क्या है, जुदेया है, शायद जुएदा नहीं है, जुदेया है, ये जुदेया है। इसको सही कर लेते एक बार, इसको ना नीचे की तरफ थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, ये लिख दिया जुदेया है, JUDAEA, ऐसे है ये जुदेया, ठीक है ना। कि जुदेया के क्या थे, रोमन एम्परर थे। दरअसल क्या था, एक घटना थी भाई साहब, क्या थी, एक जीसस क्राइस्ट को जब क्रूसीफाई किया गया था, तो उस समय की घटना थी। जैसे क्या था, यहूदी लेके इकट्ठे होकर के, ये थे जुदेया के जो क्या थे, ये सम्राट थे, इनके पास पहुंचे थे सारे ईसा मसीह को सब इकट्ठा करके, और ले गए कहाँ ले गए, ये ले गए ये इसके रोमन एम्परर के पास, है ना, पॉन्टियस के पास। अब पॉन्टियस के पास ले गए, पिलेट के पास ले गए, तो क्या हुआ वहाँ पर, ये कह रहे थे सब लोग जो वहाँ पर यहूदियों के जो सरताज थे, प्रीस्ट थे, वो ये कह रहे थे कि महाराज ये क्या पता है क्या कहते हैं, ये यीशु जी ये क्या कह रहे हैं, यीशु यूँ कह रहे हैं कि भाई साहब हम लोग क्या, मैं यहूदियों का देवता हूँ, मैं यहूदियों का भगवान हूँ, मैं यहाँ पर सत्य की खोज में आया हूँ, मैं यहाँ पर सत्य को साबित करने आया हूँ। तो जो ये थे प्लेज जी बड़े कंफ्यूज हो गए, और प्लेज जी बोले कि पहले तो वो नॉर्मली क्या है, उन चीज़ों से इग्नोर करना चाहते थे, क्योंकि उनको सत्य पता ही नहीं था कि दरअसल क्या है, मामला क्या चल रहा था। लेकिन जो यहूदी लोग थे और लोग जो थे, वो चाहते थे कि वो ईसा मसीह को या यीशु को क्या करें, वो उस पर क्रूसीफाई करें, सूली पर चढ़ाएं। अब भाई साहब क्या कर रहे हैं, प्लेज जी बड़े टेंशन में आ गए कि यार अब क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं, क्योंकि रात में एक घटना और घट गई थी। रात में उनकी पत्नी ने कहा था कि कोई इस प्रकार से एक निर्दोष इंसान आएगा, और वो मतलब क्योंकि सपने में आ गए थे उसकी पत्नी के में, तो कि ऐसे निर्दोष इंसान आएगा तुम उसको सजा मत देना। लेकिन प्लेज साहब ने क्या किया, जैसे उसने पूछा कि तुमने क्या अपराध किया है, कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं एक गडरिया हूँ और मैं यहूदियों का देवता हूँ, और मैं यहाँ का, मैं एक सत्य साबित करने आया हूँ, मैं एक ट्रुथ साबित करने आया हूँ। तो फिर वो मजाक में बोला, अरे ट्रुथ क्या है ट्रुथ, व्हाट इज ट्रुथ, ट्रुथ क्या है, मतलब वो ट्रुथ को जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, और वो सिर्फ क्या करता है, अपने हाथ धो लेता है, और हाथ धो करके कहता है कि अब है ना, मैंने हाथ धो लिया, मेरी गलती नहीं है, अब तुम्हें जो पब्लिक करना है जो करो। अब पब्लिक क्या कर गई, पब्लिक यीशु को ले गई, और यीशु को ले जा करके और सूली पर उसको क्रूसीफाई कर दिया, सूली पर चढ़ा दिया। तो ये उसी जगह की बातें हैं। तो ये थोड़ा रेफरेंस लिया है कि लोग आज के ज़माने में क्या कर रहे हैं, लोग आज के ज़माने में असलियत नहीं जानना चाह रहे, सत्य नहीं जानना चाह रहे। लोग सत्य का सवाल जरूर पूछ लेते हैं, लेकिन फिर असत्य रास्ते पे चलने लग जाते हैं, उनका रास्ता लग जाता है। दरअसल जेस्टिंग जो प्लेट है, ये वर्ड, ये फ्रेज जो है, वो फाउंड तो किया था फ्रांसिस बेकन ने, लेकिन इसको यूज दो अलग अलग बुक्स में किया है। एक तो एल्डस हक्सले ने किया है, और एक ओवेन डिक्सन ने किया है। ओवेन डिक्सन, इन्होंने भी क्या है, एक बुक लिखी और इसी टाइटल के नाम से लिखी, ये टाइटल इन्होंने बना लिया। ये प्लेट है और ईसा मसीह को लाया गया है, ये ईसा मसीह है और ये यहूदी है, और इन्होंने क्या किया, इनको सूली पे चढ़वा दिया। अब सत्य को सूली पे चढ़वा दिया, कहने का मतलब यह है कि देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज ट्रूथ, सैड जेस्टिंग पायलट, मजाक करते हुए प्लेट ने पूछा कि भाई सत्य क्या है, एंड वुड नॉट स्टे, और नहीं ठहरा फॉर एन आंसर,
इस सत्य का जवाब ढूंढने के लिए। ईसा मसीह जो खुद एक सत्य थे, यीशु जो खुद एक सत्य थे, उसका जवाब अगर उनका सुनते, वो अगर इस सत्य का जवाब अगर वो सुनते तो डेफिनेटली उनको सत्य का पता लगता, सत्य का भान हो जाता, लेकिन उन्होंने उसका सुना तो है नहीं, और नहीं सुन करके वो क्या किया, वहाँ से चल दिए हाथ धो करके और कहते कि भाई अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, और चल दिया। अब देखना यहाँ पर क्या हुआ था दोस्त, सुनना आगे कि सर्टेनली देयर भी, सर्टेनली निश्चित तौर से, वो कह रहा है निश्चित तौर से देयर भी, कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे दैट जो कि डिलाइट आनंद लेते हैं, जिनको आनंद मिलता है, प्लेजर मिलता है, जॉय मिलता है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, जॉय किसमें, किसमें कुछ लोग ऐसे हैं, निश्चित तौर से कुछ लोग ऐसे हैं इन गिडीनेस, गिडीनेस होता है इंस्टेबिलिटी, मतलब होता है इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता, चंचलता, परिवर्तनशीलता, इंस्टेबिलिटी, ओके परिवर्तनशीलता, अपन हिंदी में इसको परिवर्तनशीलता बोल देते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें परिवर्तनशीलता में, इनफ्लेक्सिबिलिटी, अनस्टेबिलिटी में या इंस्टेबिलिटी में क्या है, मज़ा आता है। वो चाहते हैं कि फिर बस विचार बदलता रहे, हमारा रूटीन बदलता रहे, हमारा जो है दिमाग बदलता रहे, विचार बदलते रहे, सब कुछ बदलता रहे। वो लोगों को क्या है, एक फिक्स्ड नहीं चाहिए। एंड काउंट, और समझते हैं, पता काउंट यानी मानना, बिलीव, और वो मानते हैं, क्या मानते हैं कि ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक बॉन्डेज बन जाएगा, एक रेस्ट्रिक्शन बन जाएगा, एक बंधन बन जाएगा। वो समझते हैं कि एक रेस्ट्रिक्शन बन जाएगा, एक बंधन बन जाएगा, एक प्रतिबंध बन जाएगा, टू फिक्स ए बिलीफ, अगर हम एक बिलीफ में फिक्स कर दें, क्योंकि सत्य एक विश्वास है, सत्य एक विश्वास है। अगर इंसान सत्य बोलता है और सत्य सुनना चाहता है, सत्य को देखता है, सत्य महसूस करता है, अगर वो ट्रूथ ही महसूस करता है तो एक विश्वास बन जाएगा। मतलब अगर इंसान सत्य से जुड़ जाता है तो फिर वो परिवर्तित नहीं होता है। कहते हैं ना कि एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन एक सत्य बोल दो तो आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, बेफिक्र हो जाते हैं। तो सत्य एक विश्वास है। और आज का जो दुनिया है, आज का जो इंसान है, मॉडर्न मैन, वो मॉडर्न मैन क्या कर रहा है, वो अपने आप को उस बंधन से बांधना नहीं चाहता, वो सत्य के बंधन से बांधना नहीं चाहता। वो क्या करता है, बस वो इसको गलत मानता है, वो इसको बंधन मान करके झूठ का सहारा लेकर के चलता रहता है, उसको उसमें आनंद मिलता है। मीरा जी देवी कह रहे हैं कि हेलो सर जी, फर्स्ट ग्रेड के लिए है क्या? सर जी ये क्लास बिल्कुल ग्रेड फर्स्ट के लिए ही है और ग्रेड 1 में ही है ये, ओके। ऑफ ट्रूथ जो आया है वो ग्रेड 1 में ही है और उसी के लिए क्लास है। बस आप लीजिए, आपको आपका फैसला है, ओके। मज़ा आएगा लेकिन समझने में। तो वो कह रहे हैं कि उसने जस्टिन पिलेट ने या पिलात ने क्या किया, क्वेश्चन पूछा कि सत्य क्या है, और आज भी इंसान ऐसे क्या, सत्य क्या है, चलो सत्य क्या है, मजाक में पूछ रहे सत्य क्या है, लेकिन आंसर जब हमको सत्य के रूप में मिलता है तो हम उसको इंटरेस्टेड नहीं होते जानने में। वो कह रहा है वो भी नहीं हुआ। निश्चित तौर से ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो कि आनंद फील करते हैं, किसके अंदर, गिडीनेस के अंदर, अपनी परिवर्तनशीलता के अंदर, वो झूठ के अंदर, इसी प्रकार के चक्कर के अंदर, इसी प्रकार के भौरे के अंदर उनको आनंद मिलता है। एंड काउंट इट बॉन्डेज, और इसे एक बंधन मानते हैं। सत्य को क्या मान लेते हैं, अगर हमने सत्य में विश्वास कर लिया, अगर विश्वास जमा दिया तो वो एक बंधन बन जाएगा। और अगर ये बंधन बन गया तो अफेक्टिंग यानी प्रभावित करेगा, अफेक्टिंग यानी प्रभावित करेगा फ्री विल, हमारी मुक्त इच्छाओं को। इंसान की क्या इच्छाएं मुक्त होती है, मतलब चेंजिंग माइंड, फ्री विल इन थिंकिंग। आज इंसान क्या करता है, जैसा देखता है उसी समय के अनुसार क्या करता है, अपना सत्य बदल देता है, ठीक है ना। जैसा मतलब कहते हैं कि जैसे कोई बात है, कोई स्टेटमेंट है, मैं कोई बात बोल रहा हूँ, है ना, अब कोई कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, कोई टॉकिंग कर रहा हूँ, कोई बातें बोल रहा हूँ, कोई लाइन बोल रहा हूँ, कोई सेंटेंस बोल रहा हूँ, सिचुएशन बदली, मेरा सेंटेंस बदल गया, है ना। मैं कभी कहीं कुछ बोल रहा था, अब कहीं कुछ और बोल दूंगा। मतलब मेरा स्टेटमेंट क्यों बदला, मेरा स्टेटमेंट बदला सिचुएशन के आधार पर, मेरी सोच के आधार पर। वो कहते हैं कि जो हमारे, वो क्या कह रहे हैं, अगर हमने एक विश्वास को अपना लिया, अगर हमने सत्य को अपना लिया, तो हमारा जो चेंजिंग विचार है, हमारा जो चेंजिंग मूड है, वो क्या होगा, वो प्रभावित हो जाएगा, हम बदल नहीं पाएंगे मूड को। एज वेल एज इन एक्टिंग, और हमारी एक्टिंग भी क्या स्टेबल हो जाएगी, हमारा कार्य भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये एक व्यंग है, एक्शन, डूइंग, टास्क, हमारे काम भी कैसे हो जाएंगे, ये सही हो जाएंगे, टास्क भी हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब, आज इंसान क्यों डरता है सत्य से, वो सत्य से डरने का कारण बताता है। देखो कि वो यूँ कहता है ये बंधन है ना, और वो बंधन क्या है, एक ऐसा विश्वास का बंधन है जो कि हमारी स्वतंत्र रूप से सोचने की इच्छाओं को खत्म कर देगा, और साथ में हमारे जो स्वतंत्र रूप से हम कार्य करते हैं उनकी इच्छाओं को या उनको भी खत्म कर देगा। हम ना तो खुल करके किसी कार्य को कर पाएंगे, क्योंकि सत्य में क्या होती है, चीज़ें सीमित होती है। सत्य में आप वही कर सकते हो जो सत्य है, आप जो बाकी का सब करोगे सर नकली है, झूठा है,
और वो कह रहे हैं कि अगर इंसान क्या है, सत्य के रास्ते पे चलता है तो सत्य तो एक ही है, स्पिरिचुअलिटी, सत्य तो एक ही, आध्यात्मिकता, सत्य तो एक ही है कि ईश्वर को अपनाओ, लेकिन सब कुछ बाकी का सब असत्य है। और इंसान उस सत्य को अपनाना नहीं चाहता, वो उस भौतिक दुनिया में अड़ा रहना चाहता है, वो इन्हीं भौतिक कार्यों में लगा रहना चाहता है। वो कहता है कि इंसान इन बंधनों को आज़ाद रहना चाहता है। एंड हालांकि द सेक्ट्स ऑफ फिलोसोफर्स, यहाँ पर कहता है फिलोसोफर्स यानी दार्शनिक लोगों के जो सेक्ट्स हैं, सेक्ट्स मतलब होते हैं कि जो सेक्शंस बने हैं, यहाँ पर 3 प्रकार के सेक्शंस की बातें करता है वो। ओके, तो मैं सेक्ट्स ऑफ फिलोसोफर्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि सेक्ट्स ऑफ फिलोसोफर्स क्या है। ओके, सेक्ट्स ऑफ फिलोसोफर्स के बारे में बता देता हूँ। चलो लेट अस सी, यहाँ पर हम बात करेंगे SECTS, सेक्ट्स ऑफ फिलोसोफर्स। और मेरे भाई बताओ आपके हिसाब से फिलोसोफर्स के सेक्ट्स कौन कौन से होंगे? लो बताओ, बताओ फटाफट बताओ। विजय सिंह कुशवाहा कह रहे हैं सर आवाज़ कम आ रही है। एक बार मुझे सभी विद्यार्थी बताएंगे अगर आवाज़ कम आ रही है मेरी तो प्लीज़। हो सकता है कई लोगों के मोबाइल में प्रॉब्लम होती है और वो टीचर की आवाज़ को बिल्कुल वो कर देते, स्थिति खराब कर देते टीचर की। टीचर का गला फाड़ फाड़ के मर जाता है, दूसरा बच्चा सोचता है सर कितना चिल्लाते हैं यार, कुछ चिल्लाने की भी हद होती है। और एक स्टूडेंट ये सोच रहा है सर आवाज़ ही नहीं कर रहे, सर आवाज़ ही नहीं आ रही, पता नहीं मुँह क्या है क्या है, बताना। किस किस को आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है, मेरी वॉइस प्रॉब्लम किसको है? पहले तो आगे मैं बाद में चलूंगा, पहले मुझे वॉइस प्रॉब्लम से क्लियर करें। बताइए फटाफट से। हाँ वॉइस क्लियर है, अभिषेक कह रहे हैं सर वॉइस सही है सर, बहुत बढ़िया, सभी सही कह रहे हैं। मतलब ये विजय के फ़ोन में प्रॉब्लम है ना, विजय इसको थोड़ा सही करवाओ फ़ोन को, ठीक है ना। हाँ कुशवाहा जी सही आ रही है आवाज़, हमारा ऑपरेटर साहब भी कह रहे हैं सही आ रही है। देखो सेक्ट्स ऑफ फिलोसोफर्स में अगर हम बात करें तो एक तो सेक्ट बनता है स्केप्टिस्ट का, स्केप्टिस्ट्स ओके, और दूसरा बनता है सोफिस्ट्स, और तीसरा बनता है पायरोनिक्स। ये 3 क्या हैं? ग्रीक सेक्शंस हैं अलग अलग। ये 3 प्रकार के सेक्शंस थे जो प्रॉपरली ये बिलीव करते हैं कि सत्य क्या है, सत्य को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ये आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, ये तर्क करते हैं कि सत्य कभी है ही नहीं, सत्य क्या होता है, सत्य क्या गलत है, सत्य कोई बात नहीं होती, सत्य पर ऐसे बातें करते हैं। ये जो स्केप्टिस्ट्स हैं ये क्या करते हैं, ये सर्टेनिटी ऑफ, या मतलब कहते हैं सर्टेनिटी ऑफ, कहते हैं इम्पॉसिबल, या ऐसे कहते हैं सर्टेनिटी इज इम्पॉसिबल। वो कहते हैं किसी भी चीज़ की निश्चितता, सर्टेनिटी इज इम्पॉसिबल, वो बिल्कुल क्या है, असंभव है। इनका स्टेटमेंट ये है कि सत्य बिल्कुल असंभव है, सत्य असंभव है मतलब निश्चितता, किसी भी चीज़ की निश्चितता क्या है, असंभव है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ निश्चित नहीं रह सकती, और निश्चित है तो इस समय में कोई, ये गलत बात है, ये किसी ज़माने तक निश्चित है, फिर आने वाले समय में फिर वो अनिश्चित हो जाएगी। ये तर्क करते हैं इस बात पर। सोफिस्ट क्या कहते हैं? सोफिस्ट कहते हैं ट्रूथ इज रिलेटिव, ट्रूथ इज रिलेटिव। कहते हैं कि सत्य क्या है, संबंधित है, मतलब इंसान अपने हिसाब से सत्य को घोल मोल लेता है, इंसान अपने हिसाब से सत्य बोलता है, सत्य ढालता है, सत्य सुनता है अपने हिसाब से। हर व्यक्ति के अपने खुद के सत्य हैं, उनको सत्य सुनाने हैं, वही बोलता है वही सुनता है। अगला है, ये है पायरोनिक। पायरोनिक क्या कहते हैं? पायरोनिक्स ये कहते हैं कि ये क्या कहते हैं, सस्पेंशन ऑफ बिलीफ। ये इस थ्योरी को दिखाते हैं, सस्पेंशन ऑफ बिलीफ।
ये 3 अलग अलग थ्योरीज की बात करता है। वो कहता है कि ऐसे ग्रीक फिलोसोफर्स रहे हैं, ऐसे दर्शन शास्त्री रहे, इनमें फिलोसोफर्स हैं बहुत सारे, ठीक है ना, ओके, प्लूटार्क वगैरह, इसमें बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं। वो क्या है, वो ऐसे हैं जो सत्य और असत्य के बारे में बातें करते हैं। तो ये कह रहा है कि एंड दाउ द सेक्ट्स ऑफ फिलोसोफर्स, और वो कह रहा है कि जो फिलोसोफर्स के जो सेक्शंस बने हुए हैं, दर्शन शास्त्रियों के जो सेक्शंस बने हुए हैं, हालांकि ऑफ दैट काइंड, जो उस प्रकार के हैं, बी गोन, जो जा चुके हैं, मतलब कि उस प्रकार के जो फिलोसोफर्स हैं जो सत्य को हमेशा दरकिनार किया करते थे, जो सत्य की अवहेलना किया करते थे, जो सत्य के प्रति बने हुए विश्वास को तोड़ा करते थे, जो सत्य के प्रति हमारा जो निश्चितता थी उसको तोड़ा करते थे, सत्य यूनिक था इसको तोड़ा करते थे, इन विश्वासों को तोड़ा करते थे, ये लोग तो गए, ये फिलोसोफर्स तो खत्म हो गए, ये सेक्शंस तो चले ही गए, ये तो कब के मर गए, ठीक है ना। अब देखो, यट फिर भी देयर रिमेन सर्टेन डिस्करेजिंग बिट्स, अभी भी वहां पर कुछ ऐसे मतलब डिस्कोर्सिंग है, डिस्करेजिंग नहीं, डिस्कोर्सिंग, कुछ अमुक अनसर्टेन, कुछ अमुक क्या है, डिस्कोर्सिंग यानी डिस्कसिंग, आर्ग्यूमेंटिंग, ओके, बिट्स यानी ऐसे चालाक लोग आ गए हैं, ऐसे क्लेवर लोग आ गए हैं, ओके। अब उनकी कॉपी आ गई है, मतलब जो सेक्शंस थे सोसाइटी या फिलोसोफर्स के, और सोसाइटी जो फिलोसोफर्स की थी वो लोग तो चले गए। अब उनके जाने के बाद कुछ ऐसे बड़े ज्ञानी लोग आ गए, बड़े चतुर लोग आ गए, जो तर्क कर करके क्या करते हैं, उसी सत्य को झुटलाते हैं। विच आर ऑफ द सेम वेन्स, उनकी भी नस बिल्कुल वैसी है जैसी वेन्स का यहाँ पर ये क्या मेटाफोरिकल टर्म है, और वेन्स रिप्रेजेंट यहाँ पर क्या करते, थॉट्स। और आप है ना इसको योना कह के, वैसे पोइटिक डिवाइस होती है, यहाँ पर मिटोनिमी टाइप की है ये, तो यहाँ पर कहते हैं कि उनके भी सेम थॉट है, मतलब जो थॉट्स फिलोसोफर्स के हुआ करते थे, वो ग्रीक फिलोसोफर्स के जो थॉट्स हुआ करते थे, सेम टाइप के थॉट्स उन क्लेवर लोगों के, जो ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि सत्य कुछ होता ही नहीं है। हाँ, सत्य होता क्या है, देखो, दो हालांकि देयर बी नॉट सो मच, हालांकि वो उतने क्या नहीं है, नॉट सो मच, वो उतने क्या नहीं है, ब्लड इन दैम, हालांकि उनके अंदर उतना जेस्ट नहीं है, उनके अंदर इतना विगोर नहीं है, विगोर मतलब साहस, उनके अंदर इतना वेलोर नहीं है, उनके अंदर इतना स्टेमिना नहीं है, उनके अंदर इतना एंथुजियाज्म नहीं है चीज़ों का विरोध करने का, सत्य का विरोध करने का, जितना उनके अंदर था। मतलब ग्रीक फिलोसोफर्स तो इतना तगड़ा विरोध किया करते थे अपने शब्दों के मायाजाल से, लेकिन आज के ज़माने में जो लोग ये सत्य का अवहेलना करते हैं, सत्य को झुटलाते हैं, वो लोगों के अंदर उतना ब्लड नहीं है। ब्लड मतलब यहाँ पर ब्लड रिप्रेजेंट करता है जोश को, यहाँ पर फिर से मेटोनिमी यूज किया है, तो ब्लड यहाँ पर जोश या ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, वो ऊर्जा नहीं बची उनके अंदर। हाँ देखो इस लाइन को दोबारा देखो, वो कह रहा है, क्या कह रहा है सुनना, वो कह रहा है हालांकि फिलोसोफर्स के जो सेक्शंस हैं, फिलोसोफर्स के जो ज़माने में सेक्शंस रहे थे, है ना, वो उस प्रकार के रहे थे, वो चले गए, ठीक है ना। अब उनकी कॉपी आ गई है, और वो ऐसी कॉपी हैं जो बड़े चतुर हैं, चालाक हैं, लेकिन मतलब उनके अंदर थॉट्स तो वही सेम है। कौन से थॉट्स, वही अगेंस्ट ट्रुथ, सत्य के खिलाफ के थॉट्स उनके सेम है, लेकिन फिर भी वो उनके अंदर इतना ब्लड नहीं है जितना, उनकी नसें तो हैं, उनके थॉट्स तो हैं, लेकिन उनके थॉट्स में उतना वजन नहीं है, उनकी विटीज़ नहीं है, जितना वजन उन फिलोसोफर्स के यहाँ पर हुआ करता था, यहाँ उनके दिमाग में उतना वजन नहीं है। बोलो गॉट इट और नॉट, गॉट इट और नॉट, एक बार थंब अप करना भाई साहब, गॉट इट और नॉट, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखना, एज वॉज इन दोज ऑफ एंशियंट्स, जो कि उतना था, जो उनमें था, किन में था, उनमें था जो एंशियंट्स थे, जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, जो प्राचीन, जो हमारे सत्य को नकारने वाले, सत्य को अवहेलना करने वाले जो फिलोसोफर्स थे, उनके बराबर इनके अंदर जोश नहीं है। हो सकता है चतुराई चालाकी उतनी हो सकता है थॉट्स वैसे ही आते हों, लेकिन उतना जोश नहीं है, उतनी उमंग नहीं है कि वो क्या कर सकें, वो सत्य को झुटला सके। बट लेकिन फिर एपिग्रामेटिक स्ट्रक्चर मतलब होता है वो थोड़ा सा चेंज करता है, थॉट ब्यूटीफुली किसी चीज़ को बोलता है। तो इट इज़ नॉट ओनली द डिफिकल्टी एंड लेबर विच मैन टेक इन फाइंडिंग आउट ऑफ ट्रूथ, नॉर अगेन दैट व्हेन इट इज़ फाउंड इट इम्पोज अपॉन मैन्स थॉट्स दैट डथ ब्रिंग लाइस इन फेवर। यहाँ देखो, बट अ नेचुरल थॉट, नेचुरल दो करप्ट लव ऑफ द लाई इटसेल्फ। क्या कहना चाह रहा है सुनना, इट्स नॉट ओनली द डिफिकल्टी एंड लेबर, ऐसा नहीं है कि ये केवल, ऐसा नहीं है कि केवल सत्य को जानने में या सत्य को अपनाने में कठिनाइयाँ होती है और मेहनत होती है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। वो ये कहता है कि सत्य को अपनाने में, सत्य को मानने में केवल और केवल कठिनाई और मेहनत ही नहीं होती, केवल डिफिकल्टी और मेहनत ही नहीं होती। विच मैन टेक इन,
जो कि इंसान टेक इन करता है, टेक इन मतलब होता है एक्सेप्ट करता है, अडॉप्ट करता है, क्या करने में, ढूंढने में। भाई उसको डिफिकल्टी और लेबर होती है। आज आप सत्य को मान लो, बड़ी कठिनाई होती है, सत्य को मानने में, सत्य को बोलने में, सत्य को समझने में बड़ी कठिनाई होती है कि नहीं होती है। और दूसरी बड़ी बात, बहुत मेहनत होती है। आज मतलब हर बार देखो, एक दुकानदार झूठ बोलता है, एक टीचर हम जैसे लोग झूठ बोलते थे, कई बार होता नहीं होता, कई बार कैसे कह देते हैं, मान लो कई बार जैसे आपसे कैसे झूठ बोल देते हैं, यार मैं कल करा दूंगा यार, है इस चीज़ को कल करा दूँ, फिर भूल जाते हैं, ये झूठ ही हो गया। तो हम लोग आज झूठ का जो रास्ता है ना, उसमें मेहनत चाहिए, कठिनाई चाहिए, केवल इतना ही नहीं, और क्या चाहिए देखना। नॉर अगेन दैट व्हेन इट इज फाउंड इट इम्पोज अपॉन मैन्स थॉट। क्योंकि अगर ये मिल गया, मतलब वो यूँ कह रहा है भाई सत्य को ढूंढने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, केवल ऐसा नहीं है केवल कठिनाई होती है या केवल मेहनत होती है, बल्कि भाई साहब ऐसा है कि जब ये मिल जाता है ना सत्य, जब हमको सत्य मिल जाता है तो इट इम्पोज, ये इम्पोज अपॉन मतलब होता है ये हावी होना, ये हावी हो जाता है, ये क्या हो जाता है, बैठ जाता है, सेट्स हो जाता है, ओवर पावर कर लेता है। किस चीज़ को ओवर पावर कर लेता है, ये ओवर पावर कर लेता है इंसान के थॉट्स को। और यही तो इंसान नहीं चाहता कि हमारे विचारों को सत्य क्या करे, सत्य ओवर पावर करे। ऑफ ट्रूथ का मतलब होता है अबाउट ट्रूथ। वो अबाउट ट्रूथ ही बोल रहा है, वो सत्य की प्रशंसा करेगा, वो निंदा नहीं करेगा, वो झूठ की निंदा करेगा। वो सत्य की प्रशंसा करेगा, झूठ की निंदा बोलेगा। हाँ, तो देखना यहाँ पर कि अगर ये मिल गया तो ये इम्पोज हो जाएगा किसके ऊपर, मैन के थॉट के ऊपर। दैट डथ ब्रिंग लाइज इन फेवर। और इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो लाइज वो बोलते थे इंसान, वो भी वो अपने फेवर में ले लेगा। ऐसे होता ना, आप एक तरह से इसको इस तरह से इमेजिन करो, जैसे सूर्य, अंधेरा कितना भी भारी हो, यानी कि झूठ कितना भी भारी हो, है ना, लेकिन जब उजाला होता है, सूर्य की किरणें निकलती है, तो वो अंधेरा पल भर में क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक वैसे ही जब सत्य की खोज इंसान ने कर ली, तो ये जो झूठ है ना, झूठ वो भी सत्य के फेवर में चला जाएगा, वो भी झूठ सत्य के आगोश में चला जाएगा, सत्य के अंदर मिक्स हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। बट अ नेचुरल थॉट, नेचुरल दो करप्ट लव ऑफ द लाई इटसेल्फ। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो रहा है भाई साहब, ये नेचुरल, एक प्राकृतिक, एक स्वाभाविक, एक नेचुरल मतलब होता है कि एक मतलब कहते हैं एक तो बना के हम प्यार को बनाते हैं। आज प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में, लवर्स और जो बिलविड होती है, या फिर अपन कहते हैं यूथ होते हैं, उन युवाओं के बीच में जो प्यार होता है वो आर्टिफिशियल होता है, वो कृत्रिम होता है, वो सिंथेटिक होता है, वो बनाया जाता है। लेकिन वो कहता है जो प्यार होता है नेचुरल प्यार होता है। लेकिन वो नेचुरल प्यार झूठ के प्रति है क्या? आज इंसान के अंदर कैसा प्यार है? आज इंसान के अंदर सत्य के प्रति प्यार नहीं है। अब एक बात बताओ कि दिल में हमने झूठ समा रखा है, हमारे दिल में तो झूठा प्यार है, राइट? ओके, दिल में तो झूठ है, ओके, प्यार तो हम झूठ से करते हैं, और खोज किसकी कर रहे हैं? सत्य की। क्या सत्य मिलेगा हमको? क्या सत्य मिलेगा हमको? नहीं मिलेगा ना। हम झूठ दिल में रख करके और सत्य की खोज कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि ओके, फिर यह कह रहा है कि जो सत्य है वो लेकर के आ सकता है झूठ को भी फेवर में, लेकिन सत्य की ताकत तो देखो। लेकिन एक नेचुरल, हालांकि करप्ट, हमारा जो प्यार है किसके लिए है? किसके लिए? झूठ के प्रति। हमारा कैसा प्यार है झूठ के प्रति? एक क्या है? नेचुरल है, लेकिन करप्ट है, भ्रष्ट है। क्यों? क्योंकि हम लोग झूठ क्यों बोलते हैं? अपने आप को बचाने के लिए, दूसरों को परेशानी में डालने के लिए झूठ इसीलिए बोलते हैं हम लोग, अपने आप को बचाने के लिए। तो ऑफ द लाई इटसेल्फ, क्योंकि जो प्यार है खुद, मतलब झूठ जो है खुद, झूठ खुद में क्या है? एक नेचुरल है और एक करप्ट है। खुद ही अपने आप में नेचुरल है और करप्ट है। और जो जैसे शैतान नहीं है, जैसे आप एक तरफ तो जीसस को रख लो, एक तरफ शैतान को रख लो, बताओ लोग किसको अपनाते हैं? लोग शैतान को अपनाते हैं, क्योंकि शैतान बहुत इजी है। हमारे पास भी दो सोल होती है, हमारे अंदर भी दो सोल होती है, आपको पता है। एक सोल तो अच्छी होती है, एक बुरी होती है। अच्छी कहती है, जैसे मानो अब आप तैयारी कर रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, तो अच्छी सोल क्या कह रही होगी? पढ़ ले यार, बढ़िया, तेरे ऐसे समझ में आ जाएगा, ये ऐसे बहुत टफ है, नॉर्मल पढ़ेंगे तो इसे मीनिंग इंटरप्रेट नहीं होती, इसकी बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा कह रहा है ये यार आजकल तो गल्लेन पड़ी है यार, ये कहाँ इसमें ये क्लास में मिलेगी क्या चीज़? कोई ज़रूरी है क्या? ढेर सारी वीडियो ऑफ ट्रुथ डालो जरा, कितनी आ जाएंगी ऑफ ट्रुथ के बारे में? हाँ, बहुत सारी वीडियो जाएंगी, कोई सी देख लेंगे मन होने का। जब अभी रहने दे यार, मत पढ़ यार, अभी तो एग्जाम्स के बहुत टाइम है। दूसरा, अब हम कौन की मानेंगे? हम मानेंगे उसकी जो हमें कंफर्ट दे रहा है। तो लाई एक ऐसा है, लाई खुद भ्रष्ट है, और ये क्या? नेचुरल है। और ये आप इंसान क्या है? इसी से प्यार करता है, और झूठ से, सत्य से बिल्कुल नहीं करता। वन ऑफ द लेटर स्कूल ऑफ ग्रेसियंस एग्जामाइन द मैटर।
अब वो स्कूल्स ऑफ ग्रेशियन की बात करता है। अब ये स्कूल्स ऑफ ग्रेशियन कौन है, यह देखना, यहाँ पर ग्रीक फिलोसोफर्स की बात करता है, जैसे रिटोरिशियंस, जैसे अरिस्टोटल है, ओके, एक डेमेथिन है, एक प्लेटो है, सॉक्रेट्स है ना। ये लोग क्या करते थे, इन लोगों की खासियत क्या थी सुनना, कि वन ऑफ द लेटर, यानी कि लेटर मानी लेटर LATER होता ना, LATER मतलब बाद के जो स्कूल ऑफ ग्रेशियंस हुए थे, ग्रेशियंस मतलब ग्रीस के जो ग्रीक लोगों के जो स्कूल्स हुए थे, जो विद्वान लोग हुए थे, यहाँ पर कहते हैं फिलोसोफर्स ऑफ ग्रीस या ग्रीक फिलोसोफर्स कहते हैं, कि लेटर ग्रीक फिलोसोफर्स। अब थोड़ा बाद के में आ गया, वो एग्जामाइन करते हैं, वो परीक्षण करते हैं। किसका परीक्षण करते हैं, वो परीक्षण करते हैं द मैटर, इस मामले की जांच पड़ताल करते हैं, एंड इज एट अ स्टैंड, और वो एक स्टैंड लेते हैं। स्टैंड मतलब वो एक कदम उठाते हैं, वो एक स्टेप लेते हैं। वो क्या स्टेप लेते हैं, वो कहते हैं टू थिंक, कि आप सोचो, व्हाट शुड वी इन इट, कि इसमें क्या होगा, इस झूठ में क्या होगा, है ना। वो कह रहे हैं कि भाई तुम सोचो एक बार, ठीक है। फिलोसोफर्स कहते हैं, जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं, प्लेटो, अरस्तु वगैरह, क्या कहते हैं, ठीक है ना, ओके, प्लूटार्क वगैरह क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आप सोचो, एक बार सोचो तो सही, ठीक है ना, कि क्या रखा है किसके अंदर, इस झूठ के अंदर। झूठ है यहाँ पर, क्या रखा है इस झूठ के अंदर, दैट मैन शुड लव लाइज, ऐसा क्या है झूठ के अंदर जो इंसान को प्यार करें तो किससे करें, झूठ से करें। हाँ, इंसान, ऐसा क्या है इसके अंदर जो इंसान प्यार भी कर रहा है तो झूठ से कर रहा है, यार क्या बताओ, ऐसी कोई बात है कि इसके अंदर ऐसा कोई जोश है, कोई उमंग है, क्या है इसके अंदर, है धनराज जी, राधिका जी, कुछ है क्या इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। आगे देखो, लोग वैसे ही प्यार करते हैं, वेयर नीदर दे मेक फॉर प्लेजर, ना जहां पर ये जो झूठ होते हैं वो ना किसी प्रकार का आनंद देते हैं, है ना, उतना आनंद तो कभी नहीं देते झूठ एक सामान्य इंसान को, जैसा आनंद एक कवि को मिलता है। कभी झूठी कल्पना नहीं करता कोरी कि मैं अब जैसे सनराइजिंग पॉइंट पढ़ोगे, या फिर जैसे अपन ने क्या किया कि सेलिंग टू वाइजेंटियम पढ़ा, तो उसमें कौन सी सेलिंग कर दी थी, हाँ, W.B. येट्स ने सेलिंग थोड़ी की थी, वो तो सिर्फ चला था ना उसमें, नाव में मतलब दिमाग में चला था ना, तो वो पॉइंट झूठ बोलता है। तो पॉइंट झूठ बोल करके क्या करते हैं, वो रीडर्स को प्लेजर देते हैं, है ना, पाठकों को प्लेजर देते हैं ना। अब देखो, और उनका फायदा है क्या, झूठ बोल करके वो उनका फायदा वो उनकी क्रिएट कर लेते हैं, वो अपनी रचनाएं बना लेते हैं, इमेजिनेशन से अपनी कविताएं लिख देते हैं, नॉट फॉर एडवांटेज एज विद, और फायदे के लिए नहीं, मतलब वो दूसरों, मतलब क्या होता है, खुद के फायदे की बजाय वो दूसरों को फायदा देने में काम करते हैं। पॉइंट्स एंटरटेन करते हैं किसको, रीडर्स को। एज विद द मर्चेंट, जैसे कि उस मर्चेंट के साथ, उस व्यापारी के साथ, बट फॉर द लाई सेक। अच्छा मैं बताऊं, देखो वो कह रहा है कि नाइदर दे मेक फॉर प्लेजर एज विद पॉइंट्स नॉट फॉर एडवांटेज एज विद द मर्चेंट, मतलब ना तो उतना आनंद देता है ये झूठ जितना एक कवि को मिलता है, और ना ही उतना फायदे देता है एक झूठ जिस तरह से व्यापारी को मिलता है। एक कवि झूठ बोल करके खुद आनंदित हो जाता है, पाठकों को आनंदित कर देता है। एक व्यापारी क्या करता है, झूठ बोल करके मुनाफा कमा लेता है, फायदा कमा लेता है। कमाता नहीं कमाता, कैसे कहता दुकानदार, आप जब किसी दुकान पे जाओगे तो कैसे कहेगा, आपने कहा कि यार मेरे को ये ड्रेस अच्छी पसंद आई, ठीक है कि दे दो, पैक कर दो, तो आपसे वो दुकानदार ने पैसा मांगा, आपने कहा कितनी की है, उसने कहा साहब 1500 रुपये की। अरे सर इतने नहीं, मैं आपको उसके केवल 1200 रुपये दे सकता हूँ। उसने कहा अरे भाई साहब घर में ही नहीं पड़ रही इतनी, तो हाँ हमारे 1450 रुपये की आई है, 50 रुपये का आपसे मुनाफा ले रहा हूँ मैं, इतना नहीं। आप कहते नहीं यार हमको पता है तुम्हारे यहाँ और सस्ती पड़ी होगी, ये तो हम 1200 रुपये दे रहे हैं, ये तो आपके 700-800 में पड़ी होगी। दुकानदार कह रहा है नहीं कसम से बाई गॉड ये 1450 की आई है यार, 50 रुपये का बेनिफिट नहीं लूँगा क्या मैं। तो अब फिर क्या होता है, फिर वो फाइनली हम लोग मान जाते हैं। तो उसने मर्चेंट ने झूठ क्यों बोला, उसने अपना फ़ायदा निकालने के लिए बोला, बट फॉर द लाइफ सेक, इसके लिए नहीं कि वो केवल झूठ बोलें, इसलिए नहीं, बस फ़ायदा निकालने के लिए। लेकिन वो कह रहा है कि आप झूठ बोलो। देखो नॉर्मली झूठ कौन कौन से सही होते हैं। पहला झूठ दूसरों की जान बचाने के लिए, जब अगर किसी झूठ से किसी की ज़िंदगी बच रही हो तो आपको झूठ बोल देना चाहिए, है ना। दूसरी बात, ये मैं अपने विचार बता रहा हूँ। दूसरी बात, अगर किसी लड़की का विवाह आपके झूठ बोलने से हो रहा हो तो बोल देना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग क्या होते हैं, अरे तू देख ले एक बार, हाँ मेरे को तो देख लेना, तू देख लेना, ऐसे संबंध नहीं करने देते किसी के, है ना। ये ऐसे झूठ बोल लेना चाहिए कि मुसीबत के अंदर झूठ बोल लेना चाहिए, या फिर ऐसा झूठ भी ठीक है जिससे किसी दूसरे का नुकसान ना होता हो, ऐसा झूठ भी सही है। अब देखो, बट आई कैन नॉट टेल, लेकिन मैं बता नहीं सकता। दिस सेम ट्रूथ, ये समान सत्य इज है अनेक्ड। भाई ये सत्य कैसा है भाई, जो मैं जिस सत्य की बात कर रहा हूं ना, वो सत्य कैसा नेक्ड है, ओपन है, खुला हुआ है।
उसके अंदर किसी प्रकार की क्या नहीं, वो मतलब ओपन है, मतलब क्या है कि फ्रैंक है, आउट स्पोकन है, आउटराइट है, एंड ओपन डे लाइट, और एक दिन के उजाले की तरह है। सत्य बिल्कुल नेक्ड है, नेक्ड मतलब होता है खुला हुआ, ओपन, क्लियर टू ऑल, ट्रस्टवर्दी है, ट्रस्टवर्दी है, लॉन्ग लास्टिंग है, सत्य अनंत है, और ओपन डे लाइट, और एक खुले हुए प्रकाश की तरह है। दैट डथ नॉट शो द मास्क, जिसके ऊपर कोई मास्क नहीं है, जैसे झूठ के ऊपर मास्क होता है ना, ऐसे इसके ऊपर मास्क नहीं है, मास्क नहीं, मुखौटा नहीं है इसके ऊपर। एंड मेमरीज, और ना ही मेमरीज है, मेमरीज मानी होता है ना कोई ये प्ले है, ये किसी प्रकार का मजाक भी नहीं है, ये एक प्रकार की कॉमेडी, ये एक प्रकार का प्ले भी नहीं है, किसी प्रकार का हमने इसको क्या छुपा भी नहीं रखा, हाइड नहीं कर रखा है, सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। एंड ट्रायम्फ, और ना किसी प्रकार की क्या जीत है, मतलब हमने किसी चीज़ को जीता नहीं है, मतलब हमने बनावटी नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। सत्य ना तो आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल मतलब कहते हैं कि ना, ये मतलब ये क्या है, इस आर्टिफिशियलिटी नहीं दिखाता है, आर्टिफिशियलिटी। सत्य को, सत्य है ना, सत्य, सत्य ऐसा है जिसको ना तो छुपा सकते हैं, ना उसका कोई नकल कर सकता है, मतलब प्ले का मतलब नकल ही तो होती है उसके अंदर, और ना उसको कोई क्या कर सकता है, जीत सकता है, ना उसको आर्टिफिशियल बना सकता है। सत्य को ना कोई बनावटी बना सकता है, ट्रायम्फ भी नहीं कर सकता, सत्य को कोई मेमोरीज भी नहीं कर सकता, मेमोरीज यानी होती हैं नाटक, यानी कि कोई भी उसकी कॉपी नहीं कर सकता, और सत्य की कोई मास्क नहीं कर सकता, लेकिन झूठ की कॉपी की जा सकती है, झूठ को छुपाया जा सकता है, ऐसा कुछ। लेकिन झूठ को एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, फिर तीसरा बोलना पड़ता है, फिर चौथा बोलना पड़ता है। द वर्ल्ड, दुनिया का, हाफ सो स्टेटली एंड डेंटली एज कैंडल लाइट्स। ओके, हाफ सो स्टेटली, वो कहता है कि द वर्ल्ड है ना, हाफ सो स्टेटली, वो इतना मतलब हाफ यानी आधा, सो स्टेटली मानी साफ, इस तरह मतलब राज्य जैसा, एंड डेंटली, डेंट यानी क्या होता है, डेंट यानी होता है बिल्कुल ऐसे तथा ऐसे मतलब हल्का फीका कलर का, एज कैंडल लाइट, जैसे कि कैंडल लाइट्स होती है। कहने का मतलब कैंडल लाइट्स की तरह क्या है, ये डेंटली है, मतलब थोड़ा चमकदार सा है, और स्टेटली है, और मतलब राज्यों की तरह है, मतलब बहुत विस्तार है। सत्य एक विस्तृत है, एक्सपेंसिव है, और डेंटली है, डेंटली मतलब होता है ब्राइट है। किसकी तरह है यहाँ पर, ब्राइट किसकी तरह है, यहाँ पर सिमिली टाइप की यूज की गई है ना, जैसे कैंडल की लाइट होती है। ट्रुथ में परहैप्स कम टू द प्राइस ऑफ अ पर्ल, अब यहाँ पर वो कंपैरिजन करता है, मेटाफर यूज करता है, वो कह रहा है कि सत्य की जो तुलना है ना, हम इस कीमत से कर सकते हैं जिसमें हमको कौन मिल जाएगा, मोती मिल जाएगा, ठीक है ना। दैट शो बेस्ट बाई डे, और जो मोती चमकेगा किससे, दिन से, मतलब हमारे हृदय में मलिनता नहीं होनी चाहिए। अगर सत्य एक मोती की तरह है, सत्य एक मोती की तरह जो दिन के उजाले में चमकता है, मतलब इंसान के अंदर अच्छाई होनी चाहिए, गुण होने चाहिए उसके लिए, बट इट विल नॉट राइज टू द प्राइस, लेकिन इसकी कीमत वैसी नहीं है जैसा कि एक प्राइस होती है किसकी, डायमंड की। और डायमंड और कार्बंकल, ये डायमंड और कार्बंकल होते हैं, मनी के होते हैं, मनी के, और डायमंड या नगीने होते हैं। ये क्या करते हैं, बेस्ट एंड वेरिड लाइट्स, वो अलग अलग लाइट्स में चमकते हैं झूठ की तरह। डायमंड्स यहाँ पर लाइट्स को बोला गया है, और सत्य यहाँ पर पर्ल को बोला गया है। ये आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर याद रखना, ट्रूथ को कंपेयर करता है वो पर्ल से, और जिसमें डे लाइट कंपेयर होगी, डे लाइट में वो उजाला करेगा, और जो लाइज हैं उनको वो कंपेयर करता है किससे, डायमंड से और कार्बंकल से। डायमंड कह देता हूँ मैं याद रखने के लिए। और फिर ये क्या है, वेरिड लाइट्स आती है इसके अंदर, है ना। झूठ की भी प्रकाश होता है, झूठ का डिफरेंट टाइप का प्रकाश होता है, और झूठ का प्रकाश जो होता है वो कैसा होता है, वो बिल्कुल उसकी तरह होता है जैसे मानो वो डायमंड्स की प्रकाश की तरह होता है ना। ध्यान से समझ में आ रही है मेरी बात, आगे देखना। A mixture of a lie doth ever add pleasure, वो कह रहा है कि क्या एक झूठ, मतलब एक मिश्रण किसका, एक झूठ का, does ever add pleasure, क्या कभी हमें आनंद दे सकता है, क्या कभी हमें आनंद दे सकता है। अगर हम झूठ पे झूठ बोले जाएंगे तो क्या हमें आनंद मिलेगा, नहीं, बल्कि हमें याद रखना पड़ता है कि हमने कहाँ कैसा झूठ बोला, और उसको छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन सत्य को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, सत्य एक बार बोल दिया सो बोल दिया, उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। वो कह रहा है कि एक मिक्सचर है, क्या सत्य एक झूठ एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है, जो कभी भी आप लोगों को क्या नहीं दे सकता, वो क्या आनंद नहीं दे सकता। जिस तरह से एक हीरा
एक पर्ल, एक मोती, मोती के अंदर कोई मिक्सचर नहीं होता। जिस तरह की उजाला, जिस तरह का आनंद, खुशी वो कौन देता है? एक सत्य देता है। उस प्रकार का आनंद कभी झूठ आपको प्रदान नहीं कर सकता। दोस्तों ट्रायम्फ्स हैं इसके, ठीक है ना किसी प्रकार की विजय हासिल कर रखी है इसने, ठीक है ना, ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। हाफ सो स्टेटली, वो इतना मतलब आधा आधा चमकता है, मतलब आधा साफ सुथरा है और आधा ही चमकदार है। जैसे कि कैंडल की लाइट में कौन चमकता है? झूठ चमकता है। भाई झूठ के लिए तो कैंडल लाइट चाहिए, लेकिन सत्य के लिए तो दिन के उजाला ही काफ़ी है। ट्रुथ में परहैप्स कम टू द प्राइस ऑफ पर्ल, कि सत्य की कीमत तो एक मोती की तरह है जो दिन के उजाले में साफ दिखाई देती है, लेकिन ये उस कीमत तक नहीं पहुंच पाता जो किसकी है? जो डायमंड की है या फिर कार्बंकल की है, जो कि क्या है? अलग अलग प्रकार की लाइट में अलग अलग तरीके से चमकते हैं। यहाँ पर कार्बंकल और पर्ल। अब आपसे यहाँ पूछेगा, देखो ट्रुथ को किससे कंपेयर किया उसने, बताना। ट्रुथ को कंपेयर किया पर्ल से, है ना, याद रखोगे। और लाई को किससे कंपेयर किया उसने? लाई को कंपेयर किया है, इसने कंपेयर किया है डायमंड से। और किससे मेरे भाई? डायमंड और किससे? कार्बंकल से, है ना। और पर्ल किस में चमकता है? ये याद रखना, पर्ल किस में चमकता है? डे लाइट में, है ना। और ये किस में चमकते हैं? कैंडल लाइट में। अब चले यहां से, यहीं से पढ़ना है ना हमको, ये सब एक बार रिपीट किया था अपन ने, राइट। अब देखो यहां से पढ़ना चालू कर रहे हैं। ए मिक्सचर ऑफ ए लाई, अब समझना आप कि अगर झूठ की मिलावट हो जाए, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात? झूठ की मिलावट किस में हो जाए? सत्य में हो जाए। जैसे डायमंड के अंदर डायमंड के ऊपर पॉलिश हो जाए, या फिर ऐसे कह दो मोती के ऊपर डायमंड वाली पॉलिश हो जाए, तो एवर एड प्लेजर, तो इससे आनंद और बढ़ जाता है। मतलब सत्य क्या है कि सत्य हम बोल रहे लोग, है ना, सत्य बोलने वाला आदमी, जैसे जो भी सत्य बोल रहा है थोड़ा बहुत, और अगर उस पर अगर ट्रुथ बोल रहा है, ट्रुथ बोलने पर अगर उसमें छोटी सी झूठ जो है हल्की सी मिला दी जाए, जैसे कहानियां हैं, कोई अगर मान लो मैं अपने जीवन की असली कहानी लिख रहा हूँ, और असली कहानी तो हो सकता है मनोरंजक हो ही लोगों के लिए, लेकिन अगर मैं उसमें थोड़ा सा झूठ मिला दूं तो क्या हो जाएगा? ये मेरे रीडर्स को आनंद दे देगा। तो कह देते हैं मिक्सचर ऑफ लाई, एक झूठ का जो मिक्सचर है, मिलावट है, वो क्या कर देती है? डज एवर एड, वो हमेशा क्या करती है? एवर मानी हमेशा, या एवर यानी कभी, एड मानी जोड़ देती है, प्लेजर यानी आनंद को, या ऐसे कह दो हमेशा आनंद जोड़ देती है। डज एनी मैन डाउट, क्या किसी इंसान को, डज है ये, डज, क्या किसी इंसान को डाउट हो सकता है किस चीज पर? दैट इफ, कि अगर, देयर वर टेकन, कि अगर वहां लिए जाते, क्या लिए जाते? आउट ऑफ मेन्स माइंड्स, अगर आदमियों के दिमाग में से कुछ ले लिए जाते, क्या 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 ले लिए जाते? आदमी के दिमाग में से वेन ओपिनियंस निकाल लिए जाते। वेन होते हैं घमंडी, ओपिनियन यानी विचार, या फिर व्यर्थ के विचार। अगर इंसान के दिमाग में से व्यर्थ के विचार निकाल लिए जाते, व्यर्थ के विचार, ओके, यूजलेस थॉट्स, ओके, फ्लैटरिंग होप्स, और वो उम्मीदें जो दूसरों की चापलूसी करने की होती है, चापलूसी करके दूसरों से काम निकलवाने की उम्मीदें निकाल ली जाए, उम्मीदें। फॉल्स वैल्यूएशंस, और झूठी मूल्य, झूठे जो मूल्य, कैसे? मतलब हम एक दूसरे को वैल्यू देते रहते हैं प्रशंसा करके, मैं सबको समझाऊंगा, एक बार हिंदी लिख देता हूं बस। झूठे मूल्यों को, और इमेजिनेशंस, कल्पनाओं को, बस ये 4-5 चीजें हैं। बताओ किन किन को निकालने की बातें करता है? ध्यान रखना, देखना वो क्या कह रहा है कि क्या किसी व्यक्ति को संदेह है, अगर वहां से निकाल लिए जाएं, क्या इंसान के दिमाग में से कुछ ऐसी चीजें निकाली जाए। इंसान का दिमाग किन से भरा हुआ है आज के जमाने में? एक तो व्यर्थ के विचार, फालतू के विचार, किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी सोच ले जाते हैं हम, हमारे बारे में भी कुछ भी सोचते रहते हैं, ऐसा हो जाए तो, वैसा हो जाए तो, हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, सामने वाले ने ऐसा किया, वैसा किया, सिर्फ व्यर्थ के विचार, वो कह रहा है। और फ्लैटरिंग, और हम सामने वालों से काम निकलवाने के लिए कितनी चापलूसी करते हैं, और फिर काम निकाल देगा इसकी उम्मीदें भी करते हैं। फॉल्स वैल्यूएशंस, हम दूसरे को झूठा दिखावा करके सामने वाले की प्रशंसा करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं, और जो अपनी प्रशंसा सामने वाला झूठी कर दे तो उसको अपना वाहवाही समझ लेते हैं। कल्पनाओं में हम रहते हैं, ठीक है ना, एज वन वुड, ठीक है ना, एंड द लाइक, बट इट वुड लीव द माइंड्स ऑफ ए नंबर ऑफ मैन पुअर शंकन थिंग्स फुल ऑफ मेलानकली एंड इनडिस्पोजिशन एंड अनप्लीजिंग टू देमसेल्व्स। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर हम इन सारी चीजों को इंसान के दिमाग से निकाल ले, एज जैसा कि, वन यानी एक व्यक्ति बुढ़मानी करेगा, एंड और द लाइक, और जो दूसरे हैं एक जैसे, बट मतलब दूसरे भी जो समान हैं, बट इट वुड लीव, इससे क्या होगा? अगर हम इन सारे विचारों को निकाल लें तो इससे क्या होगा? इट वुड लीव द माइंड्स, तो हमारा दिमाग रह जाएगा, कैसा रह जाएगा? ऑफ ए नंबर ऑफ मैन, हमारे दिमाग में ऐसे, मतलब ऑफ ए नंबर ऑफ मैन मतलब कई सारे आदमियों के दिमाग ऐसे रह जाएंगे, पुअर श्रंकन थिंग्स, जिसमें केवल
कमजोर सी सिकुड़ी हुई चीजें रह जाएंगी। मैं समझाऊंगा कैसी कमजोर सिकुड़ी हुई चीजें, कैसी कमजोर संकन चीजें हो जाएगी। फुल ऑफ मेलानकली, और इंसान दुख से भर जाएगा। किससे भर जाएगा? दुख से। एंड इनडिस्पोजिशन से भर जाएगा। इनडिस्पोजिशन क्या होती है? ऐसे पोजीशन यानी पद होता है, और डिस्पोजिशन यानी क्या होती है? किसी जगह से पद से हट जाना, डिस्पोज हो जाना। और एक होती है इनडिस्पोजिशन मानी व्यर्थ की बातें, मतलब व्यर्थ की, ऐसे कह दो कि सोच, व्यर्थ की बातें। हिंदी में अपन इसको नॉर्मली बोलें तो व्यर्थ की बातें बोल देंगे कि जो दुख है, और ऐसे कहते हैं दुख है, और उलझन कह दो, आप उलझन कह दो। एंड अनप्लीजिंग टू देमसेल्व्स, और वो विचार उसके लिए क्या हो जाएंगे? अनप्लीजिंग हो जाएंगे। अब मैं इसको समझा देता हूं आपको, है ना, दुखद। आज इंसान दुखी क्यों? थोड़ा बहुत अगर सुख मिलता है तो उसको कैसे मिलता है? देखो, मैं बहुत दुखी हूं, राइट? मेरी कोई व्यक्ति आकर के प्रशंसा कर दे तो मैं क्या हो जाऊंगा? खुश। मेरी कोई झूठी प्रशंसा कर देगा तो खुश हो जाऊंगा। अगर मेरी कोई चापलूसी कर देगा तो खुश हो जाऊंगा। मैं अपनी उम्मीदें बना के रखूंगा, कहते हैं ना, जैसे उम्मीदें रखो, तुम अंदर काबिलियत नहीं है फिर भी उम्मीदें रखो। उम्मीदें बना के रखूंगा तो भी मैं क्या हो जाऊंगा? उम्मीदें बना के रखूंगा तो भी मैं खुश रहूंगा। वेन ओपिनियंस, जो व्यर्थ के विचार रहेंगे वो आपको हमेशा बिजी रखेंगे, आप कभी उदासीनता में नहीं जाओगे। अगर ये सब निकाल लिए जाएं, कल्पनाएं वल्पनाएं सब निकाल ली जाएं, और ऐसी कुछ और चीजें भी निकाल ली जाएं, तो क्या होगा? ये इंसान के दिमाग को, एक व्यक्ति के, बहुत सारे लोगों के दिमाग को कैसे छोड़ देंगी? सिकुड़ी हुई चीजों की तरह छोड़ देगी। मतलब हमारा दिमाग सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ करके क्या हो जाएगा? सारा दिमाग खाली, बस उदासीनता में चला जाएगा और उलझनों में चला जाएगा। एंड अनप्लीजिंग टू देमसेल्व्स, और ऐसी स्थिति में चला जाएगा जो अपने ही लिए कैसा है? दुखद है। मतलब वो खास अपने लिए आनंदमयी स्थिति नहीं रहेगी। एक मिनट रुक जाइए, है ना। ठीक है ना। हाँ, अब चलो, अब बात करते हैं अपन आगे की। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है? तो देखो यहां पर क्या कहना चाह रहा है वो। सबसे पहले तो वो कह रहा है यहां से देखना कि अगर अपन झूठ का मिश्रण मिला देते हैं तो इससे आनंद बढ़ जाता है। झूठ नहीं, झूठ तो आनंद हो जाता है। वो कह रहा है क्या किसी व्यक्ति को कभी डाउट होगा, किसी को संदेह है कि इंसान का दिमाग आज के ज़माने में किससे भरा हुआ है? आज का इंसान का दिमाग भरा हुआ है झूठे घमंडी विचारों से, व्यर्थ के विचारों से, या घमंड भरे विचारों से, चापलूसी, उम्मीदों से, झूठी मूल्यों से, या झूठी अपनी प्रशंसाओं से, कल्पनाओं से। जैसे कि हर किसी का दिमाग भरा रहता है, ठीक है ना, एज वन बोर्ड, ठीक है ना, बट इट वुड लीव, जैसे हर के इंसान का रहता है, लगभग ऐसे ही सबके रहते हैं। अगर मान लो, क्या किसी को डाउट है, अगर इनको निकाल लिया जाए तो क्या इंसान का दिमाग ऐसा नहीं रह जाएगा? कैसा नहीं रह जाएगा? कैसा? वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि क्या ऐसा नहीं रह जाएगा? जैसे किसी भी दिमाग का ऐसा विचार नहीं रह जाएगा कि मानो, या किसी का दिमाग ऐसा नहीं जाएगा मानो कि वो बेकार सा सिकुड़े हुए चीज़ें हैं जिसमें उदासीनता है, केवल क्या है? अनिच्छाएँ हैं। अनिच्छाएँ, उलझने, अनिच्छाएँ कह दो कि केवल अनिच्छाएँ हैं, या फिर कोई इच्छा ही नहीं बचेगी ज़िंदगी जीने की, और दुखद है। और कैसा? अपने लिए दुखद बन जाएगा। जैसे मानो आज हम जी रहे हैं, आज हम जी इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर कल्पनाएं हैं, हमारे अंदर उम्मीदें हैं, हमारे अंदर क्या है, जीने की कुछ झूठे बातें हैं, तो इसके लिए जी रहे हैं हम लोग। अगर ये सब निकाल लिया जाए तो हम अपने आप को भगवान को समर्पित कर देंगे। आज हम जी क्यों रहे? आज हम जी रहे हैं इसलिए क्योंकि हम थियोलॉजी में नहीं, बल्कि हम धर्म सिद्धांत में नहीं, बल्कि हम आध्यात्मिकता में नहीं, बल्कि हम भौतिकता में जी रहे हैं। तो कह रहे हैं सब भौतिक चीज़ें हैं, ओके, सब फिजिकल चीज़ें हैं। और अगर कह रहे हैं कि इन फिजिकल चीज़ों को निकाल दिया जाए, सारी भौतिक चीज़ों को निकाल दी जाए, फिजिकल प्लेजर्स को निकाल दिए जाएं, तो इंसान उदासीन हो जाएगा। और उदासीन हो जाएगा तो वो क्या है? अपने आप को स्पिरिचुअल बना लेगा, आध्यात्मिक बना लेगा, उसका दिमाग खाली हो जाएगा, फिर भगवान उसमें समा जाएंगे। वन ऑफ द फादर्स, मतलब चर्च का एक पुजारी की बात चल रही है कि अब थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करेगा, वो कुछ बातें चेंज करेगा। वो कह रहे हैं एक फादर्स हैं, मतलब फादर्स है ना जो होते हैं प्रीस्ट, उन प्रीस्ट में से एक प्रीस्ट ने, जो चर्च के फादर होते हैं उनमें से एक ने इन ग्रेट सीवियरिटी मानी होता है गंभीरता से, सीरियसनेस, या सीरियस, सिंसियरिटी कह दो आप, बड़ी गंभीरता के साथ, कॉल्ड यानी कहते हैं, मतलब एक ऐसे प्रीस्ट हैं, एक पुजारी हैं वो पुजारी क्या कहते हैं, कई पुजारियों में से एक पुजारी है जो बड़ी गंभीरता के साथ पुकारते हैं किसको? पोजी को। पोजी मानी होती पोइट्री को। क्या पुकारते हैं वो कहते हैं कि पोइट्री क्या है? वीनम डेमोनम,
डेमोनम बीम, ये क्या है, बीनम डेमोनो, इसका मतलब होता है द वाइन ऑफ डेविल। वो कहते हैं कि वाइन ऑफ डेविल है ये। कविताएं तो राक्षसों की शराब है। क्या कहते हैं, वाइन ऑफ डेविल्स, राक्षसों की शराब। वो कहते हैं कि जो कविताएं होती हैं, काव्य जो होता है वो क्या है, राक्षसों की शराब होती है। समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहता है वो, काव्य जो होता है वो क्या है, राक्षसों की शराब होती है। अब देखना यहाँ पर, बिकॉज, क्योंकि इट फिल्ड, क्योंकि भर देती है, किसको भर देती है, द इमेजिनेशन, कल्पनाओं को। ये इंसान की कल्पनाओं को भर देती है, किससे, एंड येट, किससे इंसान को कल्पनाओं से भर देती है, उसके दिमाग में कल्पनाएं रहती है। जिस तरह से शराब पीने के बाद एक इंसान एक अलग दुनिया में चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से कविताओं को पढ़ने से इंसान इमेजिनेशन में चला जाता है, कल्पनाओं में चला जाता है। तो वो क्या करते हैं, देखो सुनो, अकॉर्डिंग टू प्रीस्ट क्या होता है, प्रीस्ट क्या कहता है, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि प्रीस्ट क्या कहता है। प्रीस्ट यहाँ पर पोइजी को किससे कंपेयर करता है, यहाँ पर पोइट्री को कंपेयर करता है, पोइजी मतलब पोइट्री, पोइट्री को कंपेयर करता है किससे, वीनम डोइमोन से, बोनम से, ओके। और ये क्या, इसका मतलब होता है वाइन ऑफ डेविल, वाइन ऑफ डेविल्स, ये होता है। तो वो कह रहा है कि एक पुजारी है, जो पुजारी यूँ कहता है कि भैया, बड़ी गंभीरता से कहता है कि कविताएं क्या होती हैं, कविताएं सिर्फ आपके सेंसुअल प्लेजर देती है, आपको इंद्रिय सुख देती है, आपके दिमाग को सुख देगी, आपके कानों को सुख देगी, आपके मतलब सोच को सुख देगी, ये आपको इंद्रिय सुख देती है। एंड येट फिर भी इट इज़ बट विद द शेडो ऑफ ए लाई, लेकिन विद द शेडो ऑफ ए लाई, ये किसने कहा था, प्लेटो ने कहा था। प्लेटो ने कहा था कि पोइट्री इज द शेडो ऑफ ए लाई। प्लेटो ने कहा था कि, प्लेटो ने क्या कहा था कि पोइट्री जो है एक छाया है, किसकी, झूठ की, काव्य झूठ की छाया है, लेकिन असली झूठ नहीं है। मतलब पोइट्री कोई असली झूठ नहीं है, पोइट्री को वो ही कॉल्स द पोइट्री नॉट अ रियल लाई, बट इट्स जस्ट अ शेडो ऑफ लाई। ये झूठ नहीं है, प्योर झूठ नहीं है, इसके अंदर ये क्या, झूठ की छाया है, बट इट इज नॉट द लाई। लेकिन ये वो झूठ नहीं है दैट जो कि पासिस गुजर जाता है, जो कि गुजर जाता है थ्रू द माइंड, दिमाग से होकर के। क्योंकि झूठ तो जनरली क्या होता है, दिमाग में घुसता है और चला जाता है, लेकिन पोइट्री एक ऐसा झूठ नहीं है, यानी कि एक रियल लाई नहीं है, बट द लाई, ये एक ऐसा लाई है, एक ऐसा झूठ है दैट सिंक इट इन, जो कि इंसान को डुबो देता है, एंड सेटल्ड इन इट, और इंसान के दिमाग में सेटल हो जाता है। बट ये ऐसा नहीं है कि दिमाग में आता है, बल्कि इस दिमाग को डुबो देता है, ये इंसान के दिमाग को डुबो देता है, डुबोना, और इसको सेटल भी कर देता है, व्यवस्थित भी कर देता है। कविताएं ऐसी होती हैं, कविताएं जब बोली जाती है तो कहने का मतलब, देखो एक निबंधकार कविताओं के बारे में क्या बातें लिख रहा है, कह रहा है कि प्लेटो कहते हैं कि कविताएं ये झूठ का एक छाया होती है, कविताएं झूठ की छाया होती है। कविताएं एक ऐसी झूठ नहीं है जो सिर्फ दिमाग में घुसी और निकल गई चली गई, नहीं, कविताएं तो दिमाग में डूब जाती है। ये इट आ रहा है माइंड के लिए, इन इट, दिमाग में घुस जाती है, ये दिमाग में घुस जाती है और उसी में सेटल हो जाती है। डेथ डज द हर्ट सच एज वी स्पेक ऑफ बिफोर, मतलब वो कह रहा है कि बिल्कुल वो चोट पहुंचाती है, मतलब वो ऐसी चोट पहुंचाती है जैसा कि हम पहले बोल चुके कैसा कि वो, मतलब वो कह रही है कि वो कविताएं क्या करती है, आदमी के शरीर मतलब दिमाग में डूब जाती है और उसको सेटल कर देती है पूरी तरह से, और जैसा कि हम पहले कह चुके हैं ये उसको चोट पहुंचाती है। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो जो कविताएं हैं ना, वो कविताएं कल्पनाओं में से इंसान को निकाल, कल्पनाओं में ले जाती है, और ले जाती है तो वास्तविकता से दूर ले जाती है कविताएं, और दूर ले जाती है तो जब वो वास्तविकता को पहचानता है पोइट या कोई भी व्यक्ति, तो वो कहता है कि यार मैं कितना बढ़िया था, मैं कल्पनाओं में ठीक था, असलियत में कोई नहीं आना चाहता, तो वो उसको चोट पहुंचाती है, उसके हृदय को चोट पड़ती है। बट हाउएवर, अब यहाँ पर माइंड और हार्ट की बात चल रही है, तो माइंड को तो वो क्या करता है, डुबो देता है, कौन, कविताएं, ठीक है ना, लेकिन हार्ट को क्या करती है, चोट पहुंचा देती है, मन को चोट पहुंचा देती है। बट हाउसोएवर, लेकिन जैसा भी हो, These things are thus in man's depraved judgment, ये चीजें इंसान की डिप्रीव्ड जजमेंट के अंदर आती है। अच्छा, डिप्रीव्ड अगर अपन बोले हैं, एक तो डिप्राइव होता है, डिप्राइव यानी क्या होता है, वंचित होता है नहीं होता है, डिप्राइव यानी वंचित। और अच्छा, अगर डिप्रीव्ड की बात करें तो ये होता है भ्रष्ट, करप्ट, है ना। तो वो कह रहा है कि अब जैसे कह रहे हैं कि फिर भी अगर हम चाहे जैसा भी हो अपन बात करें आगे, वो कह रहा है कि अगर इंसान का जो जजमेंट है, निर्णय है, इंसान किसी भी चीज़ के बारे में निर्णय देता है तो उसका निर्णय करप्ट है,
कैसा निर्णय इंसान का? करप्ट निर्णय देता है। वो किसी भी चीज का जो निर्णय देगा वो भ्रष्ट निर्णय देगा। एंड मतलब उसके जो निर्णय होंगे वो भ्रष्ट होंगे। एंड अफेक्शंस, और लगाव से प्रिय होंगे। मतलब क्या होता है कि इंसान जब भी किसी चीज का निर्णय देता है तो पक्षपात भी करता है, अफेक्शंस भी करता है और भ्रष्ट भी रहता है। होता नहीं होता? आज मैं किसी भी चीज का निर्णय लूंगा, माँ बाप अपने बच्चों का साइड लेते हैं, झूठ भी बोल देते हैं बच्चों के लिए। बच्चे भी अपने मम्मी पापा का सपोर्ट करते हैं। हम पक्षपात करते हैं, स्नेह अपने जो मिलनसार लोग होते हैं या हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ अपन फेवर करते हैं, दूसरों के साथ अनजस्ट कर लेते हैं। यट फिर भी ट्रुथ विच ओनली डज इटसेल्फ, ट्रुथ तो खुद ही एक जजमेंट होता है। ये कहते हैं कि जो इंसान होता है ना, इंसान तो क्या फिर भी अगर जैसा भी हो, ये चीज़ें जो हैं वो इंसान के दिमाग में क्या है, इंसान के दिमाग में एक इंसान का दिमाग ऐसा है जो करप्ट भ्रष्ट क्या करता है, निर्णय करता है और क्या है, पक्षपात करता है। और उनमें से उन चीज़ों में से भी अगर सत्य को निकाल लिया जाए तो सत्य एक ऐसी चीज़ है खुद वो अपने आप में निर्णय कर देती है। सत्य को निर्णय देने की जरूरत नहीं होती, सत्य को साबित करने की जरूरत नहीं होती। ट्रुथ नेवर डिमांड्स एविडेंस। सत्य को सबूत की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। टीच इट दैट द इंक्वायरी ऑफ ट्रुथ। अब देखो यहां पर क्या बात है, सत्य तो ये सिखाता है, सत्य बिकम्स लाइक ए टीचर। वो टीच करता सिखाता है। अब देखना यहां पर, सुनना क्या सिखाता है कि अगर आप सत्य की इंक्वायरी कर रहे हो, याद रख ले, यहां से क्वेश्चन आता है मेरे भाई, इंक्वायरी ऑफ ट्रुथ। अगर सत्य की तुम इंक्वायरी कर रहे हो तो इसका मतलब है तुम सत्य से प्यार करते हो। ओके, अगर सत्य के बारे में जानना चाहते, पूछताछ कर रहे हो तुम, तो इसका मतलब यू वू द ट्रुथ। ओके, विच इज द, जिसका मतलब होगा लव मेकिंग, के हम उससे प्यार कर रहे हैं। तो याद रखना, अगर आप इंक्वायरी कर रहे हो तो लव मेकिंग हो जाएगी। ओके, आप प्यार कर रहे हो, वो यानी होता है मनाना, प्रेमिका को मनाना। जैसे प्रेमिका को मनाते ना अपन, ऐसे लवर बिलविड को मनाना, प्रेमिका को मनाना। कि अगर आप सत्य की जानकारी कर रहे हो, सत्य की पूछताछ कर रहे हो, किसी से सत्य की बातें ले रहे हो, सत्य जान रहे हो कि भाई तू बता ये क्या सत्य है, सत्य जान रहे हो, तो इसका मतलब कि तुमको सत्य जानना है, मतलब तुम प्रेमिका को मना रहे हो। सत्य एक प्रेमिका की तरह बताया गया है, सत्य को कंपेयर किया गया है प्रेमिका से, बिलविड से। द नॉलेज ऑफ ट्रुथ, अगर अब तुम सत्य का ज्ञान कर लोगे, अब जब आपने जान लिया, सत्य की जानकारी हो गई, पूछ लिया, अगर आपको सत्य का ज्ञान हो गया तो समझ लो तुम्हें सत्य की उपस्थिति मिल गई, प्रेजेंस ऑफ इट। तुम्हारे साथ वो प्रेमिका आ गई, प्रेजेंस ऑफ इट, आपके पास सत्य आ गया। इसका मतलब समझ लो, पहले पूछताछ करोगे तो तुम सत्य को क्या कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, सत्य को मना रहे हो कि तू मेरे साथ आ। और अगर तुमने सत्य को जान लिया तो समझ लो कि सत्य जो तो है तुम्हारे पास आ गया। अगर तुमने इसकी जानकारी ले ली तो प्रेमिका की तरह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। आगे देखो, एंड बिलीफ ऑफ ट्रुथ, और अगर तुम सत्य में विश्वास कर रहे हो, बिलीफ ऑफ ट्रुथ, अगर तुम सत्य में विश्वास कर रहे हो तो भाई साहब आप समझ लो कि इसको एंजॉय करोगे। एंजॉयमेंट, आपको सत्य का आनंद मिलेगा, एंजॉयमेंट ऑफ इट। वो तीन चीजें बोलता है, ध्यान रख लेना आप तीनों चीजों को। क्या 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 बोली मैंने, पहली चीज बताओ फटाफट से। अगर सत्य की हम इंक्वायरी करते हैं तो इसका मतलब हमको क्या मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। हमें सत्य हमारी एक प्रेमिका बन जाता है। और ज्ञान मिल गया सत्य का तो समझ लो सत्य हमारी उपस्थिति में आ गया, हम सत्य की उपस्थिति में आ गए। और हमें सत्य पर विश्वास हो गया, आस्था हो गई, तो समझ लो आनंद ही आनंद है, सर्वानंद है। ये पॉइंट सत्य की महत्ता बता रहा है, सॉरी एसेइस्ट हमारे सत्य की महत्ता बता रहा है, सत्य कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। द नॉलेज ऑफ ट्रुथ, अगर हम सत्य का ज्ञान ले लेते हैं, विच इज द प्रेजेंस ऑफ इट, इसका मतलब सत्य हमारे साथ हो जाएगा। एंड और अगर द बिलीफ ऑफ ट्रुथ, और सत्य पर विश्वास करने लग गए तो विच इज द एंजॉइंग ऑफ इट, समझ लो कि हम इसका आनंद ले रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। इज द सॉवरेन गुड, यही एक सुप्रीम ट्रूथ है, या यही एक एक्सीलेंस है, यही सुप्रीम थॉट्स हैं ऑफ ह्यूमन नेचर, मानवीय स्वभाव के। तो अगर मानवीय स्वभाव की बात करें, ह्यूमन नेचर की बात करें, तो यही सुप्रीम आइडियाज हैं, यही सुप्रीम क्या है, बेस्ट थॉट्स, ये अल्टीमेट हैप्पीनेस कह दो उसको आप, सॉवरेन गुड को अल्टीमेट हैप्पीनेस। मानवीय नेचर की सबसे अनंत खुशी क्या है, सबसे बढ़िया खुशी क्या है, सत्य को जान जाना। आप में से कितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार हाय हेलो तो कर दो यार, कितने लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा बताओ कि विच इज द एंजॉइंग, अब ये समझ में आ गया क्या, चारों पॉइंट एक बार थम अप कर दो, चलो इतना से बता दो, ये समझ में आ गया कि चारों पॉइंट, तीनों चारों पॉइंट।
पहले तो बताओ कि क्या सत्य हमें क्या सिखाता है, मतलब ट्रुथ क्या सिखाता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करोगे या अगर तुम मेरी जांच पूछताछ करोगे तो समझ लो तुम मुझसे प्यार कर रहे हो, और अगर तुम मेरा ज्ञान ग्रहण कर रहे हो तो समझ लो कि तुम मेरे की उपस्थिति प्राप्त करना चाहते हो, और अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो समझ लो मुझ में तुम आनंद महसूस करोगे, और अगर तुमने एक बार आनंद महसूस कर लिया तो समझ लो तुम्हारा मानवीय स्वभाव अत्यधिक क्या है, अंतिम खुशी को प्राप्त करेगा। तुम मानव जो है एकदम बिल्कुल प्लेजर फील करोगे। आगे देखना, द फर्स्ट क्रिएचर ऑफ गॉड। अब देखो यहाँ पर वो अलूजन ले रहा है, संकेत ले रहा है। वो कह रहा है कि जब भगवान ने बनाया था कुछ इस दुनिया में, अलूजन लिया है। गॉड यहाँ पर क्या है, क्राइस्ट है, ईसा मसीह। जब क्राइस्ट ने कुछ बनाया, क्रिएशन, सबसे पहली क्रिएशन क्या थी भगवान की? सबसे पहली क्रिएशन इन द वर्क्स ऑफ द डेज, दिन के दौरान, मतलब जो ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स में बनाया भगवान ने। जो सब कुछ बनाया वो मंडे टू सैटरडे में बनाया, संडे में कुछ नहीं बनाया, मतलब वर्किंग आवर्स में बनाया। कहने का मतलब बहुत होशाबाश में बनाया। भगवान ने जो कुछ सोच समझ के बनाया, बहुत थिंकिंग करके बनाया। वॉज द लाइट ऑफ द सेंस। सबसे पहले उसने सेंस क्रिएट किया, इंसान के अंदर इंद्रियां बनाई, ठीक है ना। तो उसने क्या किया कि फर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड क्या थी? फर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, ये पूछेगा आपसे, फर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड किसके अकॉर्डिंग? फ्रांसिस बेकन के अकॉर्डिंग क्या थी? बताना क्या थी? लाइट ऑफ सेंस। लाइट ऑफ सेंस। लाइट का यहां पर अर्थ है ज्ञान, नॉलेज, और सेंस का मतलब होता है भौतिक। सबसे पहले भगवान ने हमको भौतिक ज्ञान दिया, ठीक है ना। सबसे पहले लाइट मानी होता है नॉलेज, एनलाइटनमेंट। सबसे पहले ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया, किसका? सेंस का। सेंस मतलब क्या होता है? फिजिकल वर्ल्ड। सबसे पहले ईश्वर ने हमें भौतिक दुनिया का ज्ञान दिया। सबसे पहले हमें केवल शरीर के बारे में बताया, ये तुम्हारी आंख काम आती है, कैसे नाक कान आते हैं, कैसे कान काम आते हैं, कैसे जीभ काम आती है, कैसे त्वचा काम आती है। पहले का मतलब हमें पहले केवल भौतिक चीज़ों के बारे में ज्ञान दिया। द लास्ट, फिर अंत में, जो फर्स्ट तो लाइट ऑफ सेंस है, और लास्ट में भगवान ने क्या बनाया? लाइट ऑफ रीजन बनाया। लास्ट वॉज द लाइट ऑफ रीजन। तो अब इसमें केवल दो ही चीज़ों के बारे में बताया है कि पहला जो क्रिएशन थी भगवान की वो तो थी लाइट ऑफ सेंस, और दूसरी थी लाइट ऑफ रीजन। लाइट ऑफ रीजन का मतलब होता है रेशनलिटी, या तर्क वितर्क करने की क्षमता, सोचने की विचार क्षमता। कहते हैं कि उसको ज्ञान दिया क्या करने का? तर्क ताकत, तर्क करने का, लॉजिक ज्ञान। उसे ज्ञान दिया किसका? लॉजिक का, एनलाइटनमेंट ऑफ लॉजिक। उसे लॉजिक, तर्क सिखाए, इंसान को सही और गलत का फैसला लेना सिखाया। पहले तो भगवान ने इंसान को इंद्रियां दे दी, शरीर दे दिया। सबसे पहला क्रिएशन है भगवान की कि सबसे पहले क्या दिया भगवान ने? सेंस दिया, फिजिकल वर्ल्ड दिया, ये भौतिक दुनिया दी। फिर उसके बाद में सबके अंदर तर्क विकसित किया, और सब ज़्यादा विकसित किसके के अंदर किया? ह्यूमन, मानव के अंदर। एंड हिज सबात वर्क, ये कैसा वर्क है उसका? सबत वर्क। सबात वर्क किस वर्क को कहते हैं अपन? पता है आपको भाई? जो सबात वर्क होता है वो अपन जो आराम का समय होता है, अपन जैसे अपन दोपहर में सीस्टा करते हैं, या मालूम है तुम्हें सीस्टा का क्या होता है? बताना, सीस्टा क्या होता है? जैसे अपन खाना खा लिए और खाना खाने के बाद जो है अपन जैसे दोपहर में 5-10 मिनट सो जाते हैं, ऐसे ऊँट या जानवर है खाना खाने के बाद 5-10 मिनट बैठ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? सीस्टा कहते हैं। और सबात क्या होता है? आराम का समय। तो क्या है? एंड इज सबात वर्क। और जो उसने आनंद या आराम के समय में रेस्ट वर्क, रेस्ट टाइम वर्क। मतलब पहला काम, सबसे पहली रचना भगवान की क्या है? लाइट ऑफ सेंस, याद रख लोगे। और लास्ट वर्क क्या है? लाइट ऑफ रीजन। अच्छा, और जो सवात काम है उसका एवर सिंस जो कभी रहा है वो क्या है? इज द इल्यूमिनेशन। उन्होंने ज्ञान दिया, इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन यानी जगमगाहट, उजाला। किसका? ऑफ इज स्पिरिट, अपनी आत्मा का। कहने का मतलब उन्होंने ज्ञान दिया अपने स्वरूप का ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज ऑफ हिज स्पिरिट, उन्होंने नॉलेज, अपनी स्पिरिट का नॉलेज दिया। कहने का मतलब उसने आत्मा का, स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज दिया। अब बताओ, बिल्कुल आराम के समय में भगवान ने स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज दिया लोगों को, आध्यात्मिकता सिखाई। सबसे पहला काम फिजिकल, सबसे पहले फिजिकल आया। सबसे पहले इस दुनिया में फिजिक आया, शरीर। शरीर के बाद आया रेशनलिटी, तार्किकता, और फिर आया धर्म। वो कह रहे हैं कि अब देखो, पहले बात तो किसी शरीर की बातें की, फिर तार्किकता की बातें की, फिर क्या है? धर्म की बातें की। भगवान ने निर्माण भी ऐसे किया।
आगे देखो, फर्स्ट ही ब्रीथ लाइट, सबसे पहले तो उसने क्या की, प्रदान की, ब्रीथ मानी प्रदान की, प्रोवाइडेड, सबसे पहले तो उन्होंने प्रदान की लाइट, किसमें, प्रोवाइडेड लाइट, प्रकाश, अपॉन द फेस ऑफ द मैटर, किस पर, फिजिकल वर्ल्ड पर। सबसे पहले तो उन्होंने ज्ञान दिया, देखो दोबारा रिपीट कर रहा है वो अपनी बात को, लेकिन अलग तरीके से। वो कह रहा है कि देखो पहले, सबसे पहले उन्होंने ज्ञान दिया किसका, फेस ऑफ द मैटर। फेस मानी होता है, मतलब फेस मानी चेहरा होता है वैसे तो, और फेस यानी क्या हो सकता है, एक प्रकार की सतह हो सकती है, ऑफ द मैटर मानी वर्ल्ड की। पहले उसने दुनिया की सतह का ज्ञान दिया, वर्ल्ड, ओके। फेस, फेस मानी होता है सरफेस, नॉलेज, ओके। उन्होंने पहले, सबसे पहले दुनिया का ज्ञान दिया, क्योस, उथल पुथल का ज्ञान दिया। क्योस होती है जो भारी गड़बड़ मची हुई थी इस दुनिया में, जो भारी गड़बड़ मची हुई थी उसका ज्ञान दिया। देन उसके बाद ही ब्रेथ लाइट, फिर उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया इनटू द फेस ऑफ मैन, जो मानवता का ज्ञान था, इंसान का ज्ञान था। एंड स्टिल ही ब्रीथ, और अभी भी वो ज्ञान दे रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं, लाइट, ऐसा ज्ञान दे रहे हैं इनटू द फेस ऑफ द चूजन, जो केवल किन के लिए है, उन लोगों के लिए जिनको चुना है। अब देखो ये गजब की बातें की है उन्होंने। तो देखो सबसे पहले सबसे पहली लाइट भगवान ने जो दी, वो लाइट दी किसको, फेस ऑफ मैटर एंड क्योस। आपको पता है क्योस यानी क्या होती है, अव्यवस्था, अव्यवस्था। दुनिया में जो अव्यवस्था थी, अव्यवस्था कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो, डिसऑर्डर, अव्यवस्था। अब देखना कि सबसे पहले तो भगवान ने क्या ज्ञान दिया, सबसे पहले तो भगवान ने ज्ञान दिया किसका, अव्यवस्थाओं का। सबसे पहले तो भगवान ने ज्ञान दिया इस धरती के भौतिक स्वरूप का, फिर ज्ञान दिया मानव का, मतलब सब, पहली लाइट तो किसकी थी, फेस ऑफ मैटर, फिर सेकंड लाइट किसकी थी फेस ऑफ मैन, फेस ऑफ द मैन। और अब तक जो दे रहे हैं वो प्रेरित कर रहे हैं, और एवर लास्टिंग लाइट वो किसकी है, वो दे रहे हैं किसकी, फेस ऑफ द चूजन। अब ये चूजन कौन है, चूजन वो लोग हैं जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू गॉड, जो आध्यात्मिक रूप से भगवान से कनेक्टेड हैं। वो उनको विशेष ज्ञान देते हैं। अब यहां पर आध्यात्मिकता से जुड़ गई है ना, यहां पर एसेइस्ट अपने आध्यात्मिकता से जुड़ गए। सबसे पहले तो उन्होंने क्या बोला, बोलो सबसे पहला प्रकाश या पहला ज्ञान तो ईश्वर ने किसका दिया, हम लोगों को। सबसे पहला ज्ञान ईश्वर ने हमको दिया धरती का, इस फिजिकल वर्ल्ड का। फिर उसने इंसानियत का ज्ञान दिया कि इंसानियत कैसे रखनी चाहिए, एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर उसने कुछ, भगवान ने उन लोगों को विशेष ज्ञान दिया, उन लोगों को, वो अभी भी कहते हैं प्रेरित करते हैं, वो क्या, कौन सा ज्ञान किसको देते हैं, इनटू द फेस ऑफ द चूजन, उन लोगों को देते हैं जिनको भगवान ने चुन रखा है, जिनको भगवान ने हिज चूजन, उसकी जो चुनी हुई चीज़ें हैं, उसके चुने हुए जो लोग हैं उनको दिया, ठीक है ना। अब देखो, अब एक बार फिर से मैं इसको एक बार बता देता हूँ यहाँ से, देखो यहाँ से, द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, क्रिएचर की जगह मैं क्रिएशन बोल देता हूँ। भगवान की सबसे पहली रचना क्या है, ये जो उन्होंने अपने वर्किंग डेज में बनाई है, वो सबसे पहले बनाया भौतिक दुनिया, सबसे पहले भौतिक दुनिया बनाई। फिर उसके बाद उन्होंने तर्क निर्मित किया, और तर्क के बाद उन्होंने मुक्त समय में ज्ञान प्रदान किया, किसको, किनको, अपनी स्पिरिट का, अपनी आध्यात्मिकता का ज्ञान उन्होंने लोगों को दिया। सबसे पहले उसने भौतिक दुनिया बनाई, फिर इंसान बनाया, और फिर उनको ज्ञान दिया, ठीक है ना, आध्यात्मिक ज्ञान दिया। अब सुनो, जो भौतिक दुनिया बनाई उसका पहले, सबसे पहले लोगों को ज्ञान कराया, फिर इंसानियत का ज्ञान कराया, और फिर उसने आध्यात्मिकता का ज्ञान उन लोगों को कराया जो उसके चुनिंदा लोग थे, उनको विशेष फेवर दिया। अब आगे समझ में, अब आगे देखना, अगर समझ में आ गया तो एक बार थंब अप करना भैया, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक बार थंब अप करो। बताओ फटाफट से। अब यहां पर बात करते हैं साहब पॉइंट। यहां पर जो पॉइंट का रेफरेंस है ना, यहां पर जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो एक रोमन पॉइंट है, रोमन पॉइंट एंड फिलोसोफर है।
जिसका नाम है ल्यूक्रेटियस। ल्यूक्रेटियस ये एपिक्यूरस फिलॉसफी रखते थे, एपिक्यूरस फिलॉसफी, ये एपिक्यूरियन फिलॉसफी। ये सब मैं लिखा हुआ दे दूंगा आपको। एपिक्यूरियस फिलॉसफी, एपिक्यूरियन फिलॉसफी रखते थे। दरअसल ये क्या थे कि एपिक्यूरस एक राजा, एक फिलॉसफर हुए थे, ग्रेट फिलॉसफर हुए थे। ये इन्होंने क्या है कि द गार्डन नाम का एक स्कूल खोला, और द गार्डन नाम के स्कूल में इन्होंने महिलाओं और दासों को भी एडमिशन दिया। इनकी फिलॉसफी थोड़ी अलग तरीके की थी। ये कहते थे, सबसे पहले इनके 4 प्रिंसिपल्स पर ये चलते थे। कहते थे भगवान से मत डरो, मृत्यु से मत डरो, ओके, और जो आसान है उसको करो, मतलब उसको प्राप्त करो, और जो भयानक है उसको सहन करो। वो मतलब 4-5 प्रिंसिपल्स पर चल 4 एक प्रिंसिपल्स थे, ये इन पर चलते थे। सबसे पहला, भगवान से मत डरो। आप भगवान से डरो मत, भगवान के सामने उसको सरेंडर कर दो, भगवान का सामना करो। ओके भाई, झूठा आदमी भगवान का सामना करता है, और सत्य वाला आदमी जो है उसको भगवान का सामने करने की जरूरत है, उसके साथ भगवान साक्षात होता है। वो कहता है ये कहते हैं भगवान का सामना करो। झूठ मतलब भगवान से डरो मत, मृत्यु से मत डरो। एक कहते हैं कि जो चीज़ क्या है अच्छी है उसको तुम प्राप्त करो, और जो चीज़ भयानक है उसको सहन करो, है ना। तो मतलब एक मजबूत बनाने वाली फिलॉसफी है ये। तो देखो वो फिलोसोफर हैं, पॉइंट उनके लिए आया है यहाँ पर, ल्यूक्रेटियस के लिए। तो पॉइंट का मतलब ल्यूक्रेटियस दैट ब्यूटिफाइड द सेक्ट, जिसने उस सेक्ट को, यानी कि उस सेक्शन को, उस विभाग को जो कि इस तरह की फिलॉसफी को रखने वाला है, उनको क्या किया, ब्यूटिफाइड किया, उनको सुंदर बनाया। दैट वाज द अदरवाइज इंफीरियर टू द रेस्ट, जो कि यानी कि ये जो सेक्ट था, ये जो फिलोसोफर का जो ग्रुप था, ये क्या था, अन्यथा क्या था, ये दैट वाज अदरवाइज मानी नहीं तो ये क्या होता था, घटिया रह जाता दूसरे फिलोसोफर से। भाई एक पॉइंट थे ल्यूक्रेटियस, इसने सब लोगों के बीच में ये जो एपिक्यूरियन थॉट्स थे ये स्प्रेड किए, एपिक्यूरियन जो फिलोसफीज थी सबके बीच में फैलाई। नहीं तो ये जो सेक्ट है, इस दुनिया का एक समाज, ये क्या हो जाता, ये अन्यथा क्या रह जाता, घटिया बना रहता, कमजोर बना रहता। ये कमजोर बना रहता किसके सामने, दूसरों के सामने। रेस्ट मानी होता है शेष सेक्ट्स के सामने, शेष सेक्ट्स के सामने। सैड ये कहते हैं, पॉइंट क्या कहते हैं, यट एक्सीलेंटली वेल, बहुत अच्छे से कहते हैं। क्या कहते हैं, इट इज अ प्लेजर, ये बड़ा आनंद होता है। क्या कहते हैं, ये बहुत आनंद होता है, बहुत आनंद मिलता है। कब, टू स्टैंड अपॉन द शोर, जब हम किनारे पर खड़े रहें, मतलब इस दुनिया से डिटैच्ड हैं हम, जब असलियत से डिटैच्ड हैं, वास्तविकता से अलग होकर के हम क्या करते हैं, एक किनारे पे खड़े होकर के, एंड टू सी शिप्स टॉस्ड अपॉन द सी, और हम जहाज़ों को क्या है समुद्र में टॉस होते हुए देखें। टॉस मानी स्ट्रगल करते हुए। भाई इंसान को दूर खड़े होकर के स्ट्रगल करते हुए देखना क्या है, बहुत आनंद देता है। अ प्लेजर, एक आनंद तब मिलता है टू स्टैंड, जब हम खड़े रहते हैं इन द विंडो ऑफ ए कैसल, किले की खिड़की में, क्योंकि किला जो होता है वो अन्य आम पब्लिक से बिल्कुल अलग होता है। किला एक असली दुनिया को नहीं दिखाता है, किला एक इमेजिनरी दुनिया को दिखाता है। हम किले की खिड़की में खड़े हैं, यानी कि ह्यूमैनिटी से बिल्कुल डिटैच है, एंड टू सी ए बैटल, और एक लड़ाई देख रहे हैं। लड़ाई मतलब ह्यूमन स्ट्रगल देख रहे हैं, मानव का संघर्ष देख रहे हैं। ह्यूमन स्ट्रगल को दिखाता है, दोनों चीज़ें, अव्यवस्थाओं को दिखाती है, एंड द एडवेंचर्स, और उन साहसिक कामों को देख रहे, देयर ऑफ, जो इन संघर्षों में से या उनका एक्टिविटीज़ को देख रहे। एडवेंचर्स मानी एक्टिविटीज़, देयर ऑफ बिलो, जो इस नीचे, इस किले के नीचे जो वहाँ पर इंसानों में हो रही है। देयर ऑफ मानी उनमें से, उनमें मतलब उन संघर्षों में। अब देखो वो क्या कह रहा है, 2 काम करने की कह रहा है। वो कह रहा है आनंद हमें किस में मिलता है, प्लेजर हमें किस में मिलता है। वो प्लेजर कहता है कि अगर आप आनंद लेना चाहते हो तो झूठ का आनंद कहाँ से मिलता है, जब आप सत्य से अलग हो, जब आप सत्य से बिल्कुल अलग हो। कहाँ बैठे हो, सबसे पहले तो आप कहाँ बैठे हो, आप कहाँ बैठे हो बताओ, आप बिल्कुल डिटैच हो। देखो वो क्या कह रहा है, कहाँ खड़े हो आप, एक किनारे पे खड़े हो, आप शोर पे हो, और शोर पे किसको देख रहे हो, शिप को देख रहे हो। दूसरे में वो कह रहा है कैसल विंडो पे हो, किले की विंडो पे हो, और कैसल विंडो पर क्या देख रहे हो, बैटल, लड़ाई देख रहे हो आप। थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा मैच्योर माइंड लगाना पड़ेगा आपको, परिपक्व दिमाग। तो वो क्या कह रहा है, देखो मानव की जिंदगी जो है संघर्षों से भरी पड़ी है, स्ट्रगल से भरी पड़ी है, अव्यवस्थाओं से भरी पड़ी है। इंसान को बहुत उलझुल हरकतें करनी पड़ती है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। झूठ ने उनका दामन पकड़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा द्वंद्व करना पड़ता है। तो इंसान असलियत से बहुत दूर है,
वो कहता है ये बहुत अलग बात है कि आप एक बिल्कुल अलग थलग जगह पे खड़े हो और दुनिया को संघर्ष करते हुए देखते हो। तो सत्य वाला जो व्यक्ति होता है, जो सत्यवादी व्यक्ति होता है, वो इस दुनिया की वास्तविकता जो झूठ में लिप्त है, झूठ में कवर्ड है, उससे दूर होकर के वो आनंदित होता है और वो देखता है कि किस तरीके से झूठ में इंसान संघर्ष कर रहा है, किस तरीके से कश्ती एक समुद्र में किस तरीके से गोते खा रही है, किस तरीके से समुद्र में वो संघर्ष कर रही है, किस तरह से लहरों में से निकल रही है। उसी प्रकार से एक झूठ में जो दुनिया है, झूठ में लिप्त जो दुनिया है, वो क्या है, संघर्ष कर रही है। और वहाँ पर जो ईश्वर है उसको आनंद होता है कि भाई मतलब आनंद, ईश्वर मत कहो, ये ऐसे कहो कि सामान्य जो इंसान है, जो सत्य बोलता है, जो सत्य का साथ लेता है, वो आनंदित होता है उनको देख करके। बट लेकिन नो प्लेजर इज कंपेरेबल टू द स्टैंडिंग अपॉन द वांटेज ग्राउंड ऑफ ट्रूथ। लेकिन अब आप किनारे पर खड़े होकर के आप समुद्र के अंदर नावों को गोता खाते हुए देख करके आनंदित हो सकते हो। आप किले की खिड़की में खड़े होकर के युद्ध या लड़ाइयों को, झगड़े को देखते हुए खुश हो सकते हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा तुलनात्मक रूप से हम कहें कि बहुत ज़्यादा आनंद किस में मिलता है, नो प्लेजर। ऐसा कोई आनंद की तुलना नहीं की जा सकती उस आनंद से जो खड़े होने में मिलती है। कहाँ पर? अपॉन द वांटेज। वांटेज होती है बेटा ऊंचाई पर। किसकी? ऊंचा हाई ग्राउंड पर। किस पर होती है? ऊंची भूमि पर। ऑफ ट्रुथ, सत्य की। सत्य जो है इतना ऊंचा पहाड़ है। ये तो कौन कहता है? ये क्या वो पोइट कहते हैं। पोइट कौन? ये ल्यूक्रेटियस। और ल्यूक्रेटियस ही एक लाइन बोलते हैं, वो कहते हैं कि अगर असली रियल प्लेजर किस में है, असली आनंद तब है जब आप वांटेज में खड़े हो जाओ। किसके? ओके, वांटेज ग्राउंड। जब आप वांटेज ग्राउंड में खड़े हो जाओ, एक हाई ग्राउंड में खड़े हो जाओ ट्रुथ के। अ हिल, एक ऐसी पहाड़ी, नॉट टू बी कमांडेड, जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसे कोई ना तो जीत सकता है। एंड वेयर द एयर इज ऑलवेज क्लियर एंड सीरीन, जहां पर हवा हमेशा साफ यानी सच्ची और सीरीन और सीरियस नजर आती है, शांत नजर आती है, शांत, जहां पर किसी प्रकार का स्ट्रगल नहीं है, जहां पर किसी प्रकार का क्या नहीं है, अव्यवस्था ही नहीं है, कैओस नहीं है। एंड टू सी द एरर्स, यहां से हमको साफ साफ वो गलतियां नजर आती है। यहां से जब हम ऊंचाई पे खड़े हो जाते हैं ना, सत्य की ऊंचाई पर, तो हमारे जीवन में हमने जो गलतियां की है वो भी साफ साफ नजर आती है। एंड वेंडरिंग्स एंड मिस्ट्स, हमें वो भटकाव भी नजर आते हैं जो हमने जिंदगी में देखे हैं। वेंडरिंग्स होते हैं भटकाव, हमने अपनी जिंदगी के भटकाव भी नजर आते हैं, हमें गलतियां भी नजर आती हैं। मिस्ट और वो कोहरे भी नजर आते हैं जहां पर हम अंधकार में आ गए थे, अज्ञानता में आ गए थे, अज्ञानता। और वो तूफान भी नजर आते हैं, जो तूफान हमारी जिंदगी में आए और झूठ की वजह से आए। इन द वेल वेलो, उस घाटी में जो नीचे है, ओके, जो उस घाटी में जो नीचे है, मतलब झूठ की घाटी में, जो बहुत नीची घाटी है, उस घाटी में जो हमारे जिंदगी में तूफान आए, जो अज्ञानता का कोहरा छाया, जो भटकाव हमें जिंदगी में मिले और जो हमने गलतियां की, वो गलतियां साफ साफ उस सत्य की ऊंचाई के पहाड़ पर नजर आती है, जिन पहाड़ को जीता नहीं जा सकता। सो ऑलवेज दैट द प्रोस्पेक्ट बी विद प्रिटी। वो कह रहा है इसीलिए दिस प्रोस्पेक्ट, ये जो विचार है, ये जो नजरिया है, इसीलिए हमेशा सत्य का नजरिया कैसा है? विद पिटी, दया का साथ है। मतलब सत्य के नजरिए में हमेशा दया होती है। नॉट विद स्वेलिंग और प्राइड, ना तो इसमें कोई स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग मतलब सूजन, ना तो इसमें कोई सूजन होती है, सूजन कह दो आप, ना तो किसी प्रकार का इसके अंदर दिखावा, झूठा दिखावा। सूजन झूठा दिखावा होता है, बीमारी का झूठा दिखावा होता है। इसके अंदर ना कोई दिखावा होता है और ना अभिमान। इसको एक बार रिपीट करेंगे कल और, है ना। निश्चित तौर से इट इज हेवन अपॉन अर्थ, समझ लो कि ये एक स्वर्ग है। किसके ऊपर? धरती के ऊपर। इट इज हेवन, स्वर्ग, सत्य जो है एक हेवन की तरह है। यहाँ पर ट्रुथ को हेवन से कंपेयर किया गया है, अपॉन अर्थ, धरती के ऊपर। टू हैव अ मैन्स माइंड मूव इन चैरिटी, जिससे एक इंसान का जो दिमाग है ना, वो किस में चला जाता है? चैरिटी में चला जाता है, दानशीलता में। वो उदार हृदय हो जाता है, उदारता में चला जाता है। रेस्ट, और इंसान का दिमाग आराम करता है। इन प्रोविडेंस, प्रोविडेंस होता है गॉड्स एरिया, भगवान के क्षेत्र में, भगवान का वो क्षेत्र जो दानशीलता, उदारता और क्षमा के लिए जाना जाता है। एंड टर्न अपॉन द पोल्स ऑफ ट्रुथ, और क्या हो जाता है? वो टर्न अपॉन, एंड और टर्न अपॉन, वो बदल जाता है। किस में पलट जाता है? वो पोल्स ऑफ ट्रुथ, वो सत्य के खंभों में चला जाता है। और ऐसे खंभे जो क्या है, उसको बांध के रख देते हैं, वो सत्य के खंभे में पड़ा रहता है। कहने का मतलब पोल्स होते खंभे। अब यहाँ पर क्या रेजिग्नेशन दिख रहा है? खंभा, वो सत्य के खंभे में चला जाता है। कहने का मतलब वो सत्य उसको बांध लेता है। जैसे खंभों के बीच में कोई चीज़ बन जाती है ना, ऐसे सत्य उसे बांध लेता है।
यहाँ तक दोस्त, अब तक वो बातें करता है कई तरह की चीज़ें, मैं एक बार थीमेटिक बातें भी करूँगा, और लास्ट जो ये पैराग्राफ है, ये लास्ट पैराग्राफ को मैं कल आपको कराऊँगा। कल अपन का ये जो ऐसे है वो फाइनल हो जाएगा। थोड़ा बड़ा ऐसे है, और भी बड़े ऐसे आएंगे, तो थोड़ा समझने में टाइम लगता है, तो धीरे धीरे अपन चलेंगे। एक बार इसको आप पढ़ के देखना, जितना मैंने पढ़ा है उसको पढ़ना, और फिर कल और पढ़ाएंगे। कल इसको समअप करके फाइनली फ्रांसिस बेकन के बारे में समझ के कल इसको क्लियर कर देंगे। एक बार पूरा समअप कर लेंगे। समअप करके एक बार मैं इसके मेजर पॉइंट डिस्कस कर लूँगा कि ये याद कर लेना, ये याद कर लेना, स्टार लगा दूंगा उस पर, और स्टार लगा करके फाइनली अपन उस पर डिस्कशन आगे की क्लासेज में कर लेंगे। अभी तो एक बार के लिए अपन उसको करके फ्री कर देते हैं। एक बार इसका मैंने टेक्स्ट का हिंदी करा दिया, आप पढ़ लेना अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। ओके बाय। आगे की तरफ, टू पास फ्रॉम थियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल ट्रुथ। सबसे पहले उन्होंने सिद्धांतिक बात की थी, है ना, फिर उन्होंने दार्शनिक बातें की। ये पूरे पैराग्राफ के अंदर दार्शनिक बातें थी, और पहले पैराग्राफ के अंदर पूरी आध्यात्मिक बातें थी। तो उन्होंने पहले भगवान से जुड़ने वाली बातें की, आध्यात्मिक, यहाँ भी आध्यात्मिक बातें की, दूसरे पैराग्राफ में भी आध्यात्मिक बातें हैं, और फिर यहाँ पर उन्होंने दार्शनिक बातें भी की हैं। अब तक दार्शनिक और आध्यात्मिक बातें करते गए। अब कह रहे हैं कि मैंने अब तक भगवान से जुड़ने वाली बातें की, अभी तक मैंने सत्य के आपको सत्य की वैल्यू बताई, सत्य का मूल्य क्या है, झूठ किस तरीके से इंसान को लपेट लेता है, किस तरीके से इंसान को भ्रष्ट बना देता है। मैंने अब तक ये सारी बातें की। अब मैं किसकी बात करने वाला हूँ? अब मैं बात करने वाला हूँ कि झूठ एक आम जिंदगी में किस तरीके से काम करता है, और अगर आम जिंदगी में सत्य को अपना लिया जाए तो कैसे काम करेगा। तो देखो कि अब मैं गुजर रहा हूं, अब मैं कहां से आ रहा हूं, मैं आध्यात्मिकता और दार्शनिकता से, दार्शनिक सत्य से अब बढ़ रहा हूं मैं किस सत्य की तरफ, जो सभ्य नागरिकों का या फिर नागरिक व्यापार का है। मतलब इंसान अपनी जिंदगी में अगर सत्य बोलता है, आम जिंदगी में, ना मैं धर्म की बातें कर रहा हूं ना दार्शनिकता की बातें कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इंसान अपनी आम जिंदगी में अगर सत्य बोलता है तो उसका क्या फायदा और क्या नुकसान है। इट विल बी एक्नॉलेज्ड, ये स्वीकार किया जाएगा। वो कह रहा है ये एक्नॉलेज किया जाएगा। इट मानी यह है, विल बी होगा, एक्नॉलेज यानी स्वीकार, ये स्वीकारा जाएगा, स्वीकारा जाएगा। क्या स्वीकारा जाएगा? ये स्वीकारा जाएगा इवन बाय दोज, उन लोगों के द्वारा भी, दैट हु प्रैक्टिस इज नॉट इट नॉट, जो कि सत्य की प्रैक्टिस नहीं करते। समझ रहे हो? जो लोग सत्य नहीं बोलते वो लोग भी इस बात को स्वीकार जाएंगे जो मैं कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं सिस्ट? कई ऐसे लोग होते हैं, हम आम जिंदगी में खूब झूठ बोलते हैं धड़ल्ले से, कभी कभी तो गिनती भी नहीं होती दिन में कितने झूठ बोल दिए हमने, 50, 100, 200, 500 कितने बोल सकते हैं। फिर एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ, फिर चौथा झूठ, कहे तो झूठ की पूरी लाइन लग जाती है। तो वो कह रहा है कि ऐसे ही अगर हम देखें आम जिंदगी में सत्य की क्या वैल्यू है, मैं उसको समझाता हूँ। लेकिन ये तुम स्वीकार लोगे सभी लोग, चाहे भले ही जिंदगी में तुमने आज तक सत्य ना बोला हो, प्रैक्टिस नहीं की हो इसकी, फिर भी तुम इस बात को स्वीकार लोगे। कह रहा है इवन बाय दोज, वो लोग भी इसको स्वीकार लेंगे, दैट प्रैक्टिस, जो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, नॉट मानी नहीं, दैट क्लियर, कि अगर साफ साफ, क्लियर मतलब यहां पर ऑनेस्ट है, साफ सुथरी, एंड राउंड और फेयर। अगर आप साफ सुथरा और फेयर व्यापार कर रहे हो, व्यापार मतलब व्यवहार कर रहे हो, डीलिंग्स के मतलब दोनों ले लो आप, बिहेवियर भी ले लो और आप ट्रेड भी ले लो। अगर कोई व्यक्ति, कोई व्यापारी या आम जिंदगी में हम क्या करते हैं, अगर हमारा व्यवहार कैसा है, साफ है, यानी कि ईमानदारी से भरा हुआ है और अच्छा है, नाइस है, इज द ऑनर ऑफ मैन्स नेचर, तो ये इंसान का नेचर है, इंसान के नेचर का सम्मान है, मतलब उसको डिग्निटी मिलेगी। अगर मैं अपना व्यवहार, देखो मैं बताऊं, इससे मतलब नहीं है मैं व्यवहार कैसा रखता हूं, झूठ बोल करके व्यवहार रख सकता हूं, झूठ बोल के व्यापार कर सकता हूं, लेकिन मेरा व्यापार और मेरा व्यवहार अगर लोगों के साथ अच्छा है तो मुझे प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा इस दुनिया में। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं भाई साहब झूठ बोल करके ऐसी सीढ़ी पर चढ़ गया, खतरनाक वाली सीढ़ी पर, लेकिन मुझे डिग्निटी मिल रही है ना। क्यों? क्योंकि मैं अच्छा व्यवहार करके आया हूं। अब देखो कई लोग कहते हैं ना कि दूसरे को अच्छा लगे ऐसा झूठ भी बोल देना चलेगा। हमारे जमाने में हमने कैसे सिद्धांत निकाले, सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए, बस झूठ बोले जाओ, तो आपको प्रतिष्ठा मिल सकती है झूठ से, लेकिन वो प्रतिष्ठा टेम्परेरी होगी। एंड दैट मिक्सचर ऑफ फॉल्सहुड, और अगर उसमें मिक्सचर है किसका झूठ का, वो सफलता, वो डिग्निटी, वो प्रतिष्ठा कब मिली हुई है? जब आपके अंदर क्या है, उसमें सत्यता के साथ झूठ का मिक्सचर है। इज लाइक अले, पता है, लेकिन ये मिक्सचर कैसा है?
तुम्हें जो झूठ के साथ मिलाकर के जो तुमने प्रतिष्ठा प्राप्त की, जो सम्मान प्राप्त किया, जो भ्रष्टता के साथ तुमने सम्मान प्राप्त किया, वो कैसा है? उस अलॉय की तरह है। अलॉय मतलब उस मिलावट की तरह है, उस मिक्सचर की तरह है जो सिक्के में मिलाया जाता है। सिक्के में मिलाया जाता है किसके लिए? गोल्ड और सिल्वर के लिए। अरे गोल्ड का, सोने का सिक्का बनाया जाए, अगर चांदी का सिक्का बनाया जाए तो ऐसे नहीं बनते। चांदी यानी कि अगर कहे कि अगर आपने सच्चाई के साथ जीकर के प्रतिष्ठा स्थापित की है, सच्चाई और सम्मान के साथ जीकर के, अच्छाई के साथ जीकर के अपने अपने सम्मान प्राप्त किया है, तो वो आपने चांदी का सिक्का बनाया है, सोने का सिक्का बनाया, लेकिन उसमें थोड़ा ना कहीं झूठ तो मिलाया होगा, पक्का। तो वो झूठ उस मिश्रण की तरह है जो अपना सिक्का खुद अकेला नहीं बना सकता। ठीक है ना? आगे देखना, बीच में मेक द मेटल वर्क। हो सकता है कि झूठ मिलकर के, यानी कि उस मतलब मिक्स धातुओं को मिक्स करके हम किसी भी मेटल को काम योग्य बना सकते हैं। कहने का मतलब, हो सकता है झूठ को अपनी जिंदगी में मिला करके आप अपने जीवन को काम चलाऊ बना सकते हो, आप अपने जीवन को सफल बना सकते हो, बेटर, ज्यादा अच्छे से। बट लेकिन इट एम्बेसेथ इट, याद रखना, लेकिन ये झूठ, ये मिक्सचर आपके असली मेटल को, आपकी असली प्रतिष्ठा को नीचा कर देता है, एम्बेसेथ कर देता है, लोअर्स, डाउन कर देता है। समझ रहे हो मेरी बात? सच्चाई से कमाई गई प्रतिष्ठा अनंत और अमर होती है, और झूठ से कमाई हुई प्रतिष्ठा, समझ लो कि वह प्रतिष्ठा ऐसी है कि आप कभी जब अपने आप को पहचानोगे तो आप खुद ही अपने आप से घृणा करने लग जाओगे कि यार मैं आज इस सफलता के रास्ते पे हूं ना, तो इतना झूठ बोल करके हूं, इतना झूठ बोल करके हूं कि अब मतलब मेरा डाउनफॉल फिक्स है। फॉर दीज विंडिंग्स, अब वो कह रहा है, कई बार कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, वो क्यों कहते हैं उसकी बात बता रहा है। क्योंकि फॉर दीज बिंडिंग एंड क्रुक्ड कोर्सेज, क्योंकि झूठ के जो रास्ते होते हैं वो बिंडिंग होते हैं। बिंडिंग मानी होता है बेईमानी से भरे, झूठ के जो रास्ते होते हैं वो बेईमानी से भरे होते हैं, एंड क्रुक्ड और धोखेबाज होते हैं, डिसीटफुल। और कोर्सेज मानी होते हैं वेज। झूठ के जो रास्ते होते हैं जीवन में, इंसान जब झूठ बोलता है तो वो झूठ के जो रास्ते होते हैं वो कैसे होते हैं? बड़े बेईमानी से भरे हुए और धोखेबाजी से भरे हुए होते हैं। आर द गोइंग्स ऑफ द सर्पेंट, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक सांप जो है गोइंग करता है। सांप के रास्ते होते हैं ना गोइंग्स, कोर्सेज। सांप के जो रास्ते होते हैं, सांप के जो पाथ्स होते हैं, सांप की जो चाल होती है, गोइंग्स को चाल भी कह सकते हो, मूवमेंट्स। सांप की चाल कैसी होती है? विश्वसनीय होती है क्या? सांप की चाल पर विश्वास कर सकते हो किधर की तरफ मुड़ेगा? नहीं कह सकते। इसी तरीके से जो झूठ की चाल चलता है, जो झूठ के रास्ते पे चलता है, वो इंसान बेईमानी से फुल भरा होता है, धोखेबाजी से भरा होता है। और सरपेंट यहाँ पर बिब्लिकल रेफरेंस लिया है। जब बताया गया, आपको पता हो, एक कहानी है, बिब्लिकल रेफरेंस है, और उसमें यह बताया गया कि जिस जमाने में इंसान स्वर्ग में ब्रह्मांड के पास या ब्रह्म के पास रहा करता था, जीसस के पास रहा करता था, तो एडम और ईव, एक मेल था और एक फीमेल थी, राइट? दोनों खुशी से रहते थे। मतलब ऐसे नहीं कि उनके अंदर किसी प्रकार का रीजन, रेशनैलिटी, शर्म वगैरह कुछ थी, नहीं। लेकिन सरपेंट ने उनको धोखा दिया। कैसे? कहा कि देख, ये जो पेड़ है ना, इसका फल है ना, इसको खा जाओ, तुम्हें बहुत ज्ञान मिल जाएगा, तुम्हें नॉलेज मिल जाएगा। जबकि वो नॉलेज का जो पेड़ था उसके लिए ईश्वर ने मना कर रखा था, जीसस ने मना कर रखा था कि ये फॉरबिडन ट्री है, इसको कोई नहीं खाएगा, इसका फल नहीं खाएगा कोई। और एडम और ईव कभी जाते नहीं थे उस पेड़ की तरफ। लेकिन जो सरपेंट था उसने क्या, इतना उसको एल्यूसिनेट कर लिया कि जो ईव है वहां पर वो एडम से जिद मचाने लगी कि उस पेड़ का फल तोड़ के दे उसे। और उसने जैसे ही उस फल को खाया तो उन्हें ज्ञान होने लगा, और जैसे ही इंसान को ज्ञान होने लगा वैसे ही उन्हें पता लगा कि हम किस तरह के वेशभूषा में, उन्हें पता लग गया कि मैं मेल हूं और ये फीमेल है। तो कहने का मतलब, जो भगवान की अवज्ञा की, और इसके लिए एडम और ईव को तो क्या किया, एडम और ईव को तो समस्याएं दे दी, ढेर सारी समस्याएं दे दी। महिलाओं और पुरुषों को बहुत सारी समस्याएं दी कि नहीं दी? पुरुषों को भी समस्याएं, महिलाओं को भी समस्याएं, वो उनके हिसाब से समस्याएं, अपने अपने हिसाब से समस्याएं। दूसरी, एक वो जो सरपेंट था ना, उसको सैटर्न नाम था उसका, और उसको नर्क में भेज दिया कि जा तू तेरे साथियों को लेकर के नर्क में जा। तो कुछ ऐसे बिल्जेबब वगैरह उनको लेकर के वो नर्क में आ गया, और फिर वहां पर जाकर के उसने अपनी आर्मी बनाई और गॉड के खिलाफ लड़ने लगा, जो मिल्टन ने अपने पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन में लिखा है। तो वो बिब्लिकल रेफरेंस में से लिया गया है कि सांप बड़ा धोखेबाज होता है, और ऐसे ही जो इंसान झूठ बोलता है वो धोखेबाज होता है और बेईमान होता है। अब क्या कह रहा है कि जिस तरीके से सांप के रास्ते अविश्वसनीय होते हैं, ठीक वैसे ही यहां पर किसके रास्ते, जो झूठा इंसान होता है उसके रास्ते अविश्वसनीय होते हैं। विसगोद, वेसली, जो बहुत निम्नता से, नीचता से, जो बड़ी नीचता से, ओके, बिल्कुल वाइल होकर के अपने पेट के बल, अपने रंग, जो सिर पेट के जो बल है वो रेंगता है, पेट के बल रेंगना,
समझ रहे हो मेरी बात? क्या होता है, सांप के पैर होते हैं क्या? नहीं होते। सांप के पैर नहीं होते ना, सांप क्या करता है, अपने पेट के बल रेंगता है ना, रेंगता नहीं रेंगता, लेकिन उसका रास्ता कभी विश्वसनीय नहीं होता। ऐसे ही जो इंसान होता है, अगर वो इंसान झूठ बोलेगा तो उसके पाँव नहीं होते, वो ज़्यादा लंबी दौड़ नहीं लगा सकता, वो आगे सफल नहीं हो सकता। एंड नॉट अपॉन द फीट, और वो अपने पैरों पर नहीं चल सकता। देयर इज नो वाइस, ऐसा कोई अवगुण नहीं है इस दुनिया में, ऐसा कोई अवगुण नहीं है। वो कह रहा देयर यानी है, वहां है, नो वाइस, ऐसा कोई अवगुण नहीं है। दैट डथ मतलब डज, सो कवर अ मैन विथ शेम, ऐसा कोई अवगुण नहीं है जो इंसान को शर्म से ढक सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? कवर कर सकता है एक आदमी को, किससे? शर्म से। एज, जैसा कि टू बी फाउंड, पाया गया है, फॉल्स एंड परफिडियस, किसके अंदर? झूठ के अंदर और बेईमानी के अंदर, या फिर धोखेबाजी के अंदर। परफिडियस होता है धोखेबाज। अगर इंसान धोखेबाज है और इंसान झूठा है तो समझ लो वही उसके लिए शर्म से बड़ा और कुछ नहीं है, मतलब वो शर्म का कारण बन जाती है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको शर्म दे सकती है। इंसान को शर्म देने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब बताओ वो शर्म के लिए कौन सी चीज़ों पर डिक्टेट करता है? वो शर्म के लिए उन चीज़ों को बताता है, कहता है कि अगर आप फाल्स हो, अगर आप गलत हो, आप झूठे हो और साथ में आप धोखेबाज हो, तो यही तुम्हारी एक दिन क्या बन जाएगी? शर्म का कारण बन जाएगी। क्या बन जाएगी? शर्म की कारण बन जाएगी। आगे देखना। एंड देयरफॉर, और इसीलिए जो मोंटेन थे, मोंटेन कौन है? मोंटेन एक फ्रेंच राइटर है, एक फ्रेंच एसेइस्ट हैं। इन्होंने क्या है, अपनी बुक लिखी थी एसेइज के नाम से, ये बहुत फेमस हुई। ये फ्रेंच राइटर है और मोंटेन जो हैं उनके बारे में कहा गया है। इसीलिए मोंटेन ने कहा था, सैद मानी कहा, सैड, और वो से कह दो, सेज कहते हैं। प्रेटिली मानी बहुत ही प्यार से, नाइसली, अच्छे से। वो क्या कहते हैं? सुनना, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि क्या कहते हैं, और मैं एक बार क्वेश्चंस को डिक्टेट करूंगा। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब ही इंक्वायर्ड, जब ही मतलब किसने? उसने, खुद ने, या फिर मानव ने। इंक्वायर्ड मानी पूछा, द रीजन मानी कारण। ओके, ही इंक्वायर्ड द रीजन, क्या रीजन पूछा? वाई द वर्ड ऑफ लाइज, कि शब्द जो झूठ का होता है, यानी झूठा शब्द, शुड बी सच अ डिसग्रेस, अपमान क्यों होता है? अगर मैंने झूठ बोल दी तो मेरी बेइज्जती क्यों हो गई? मेरा अपमान क्यों हो गया? मेरा ह्यूमिलिएशन क्यों हो गया? डिसग्रेस यानी अपमान, इंसल्ट, बेइज्जती। जब जो मोंटेन है ना, मोंटेन ये एक फ्रेंच एसेइस्ट हैं, वो अपनी एसेज के अंदर लिखते हैं, वो कहते हैं कि मैं बड़े अच्छे से पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ, एक कारण पूछना चाहता हूँ कि यार अगर मैंने एक झूठा शब्द बोल दिया तो मेरे लिए अपमान का कारण क्यों हुआ है? सच एन ऑडियस चार्ज, मेरे ऊपर झूठ बोलने पर ऐसा घृणाजनक, ऐसा हेटफुल, ऐसा डिप्लोरेबल चार्ज यानी आरोप क्यों लगाया? मतलब झूठ बोलने पर लोग मुझे इतना आरोप क्यों लगा रहे, इतना एक्यूजेशन क्यों लगा रहे? सच बात है यार, हा? एक छोटा सा झूठ बोला है, इसमें शर्म की क्या बात? बोल दी तो बोल दी, मेरी झूठ कैसे बोल सकता हूं? अगर मैंने एक झूठ बोल दिया तो मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप किस चीज का? सैद सेज ही, वो कहते हैं इफ, अगर इट बी वेल वेड, अगर इस पर अच्छा सा दबाव डाल दिया जाए, टू से दैट ए मैन लाई, और ये कहा जाए कि एक आदमी झूठ बोलता है, इज एज मच टू से एज दैट ही इज ब्रेव टुवर्ड गॉड। क्या बात बोली, लाइन गजब की लाइन। वो क्या कह रहा है कि इट बी वेल वेड, अगर इस पर दबाव डाल करके, इस पर फोर्स डाल करके समझा जाए, अगर इसको अच्छे से समझा जाए, वेल वे मतलब होता है कि वेल अंडरस्टूड, अगर इसको अच्छे से समझा जाए, अंडरस्टूड, अगर इससे समझा जाए, क्या कहें, ये कहने से समझा जाए कि मैं कहूं तो कि एक आदमी झूठ बोलता है, तो इसका मतलब क्या है? इज एज मच टू से, इसका मतलब ये कहना है कि एज दैट ही इज ब्रेव टुवर्ड्स गॉड, कि वो भगवान के प्रति क्या है? बहादुर है। आज बताओ, आज इंसान झूठ क्यों बोलता है? झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि वो पाप करता है। झूठ को पाप कहता है ना, झूठ बोलना पाप है, घर के नीचे सांप है, किस किसने सुना? बोलते हैं ना झूठ बोलना पाप है, घर के नीचे सांप। क्यों बोलते हैं? पुराने जमाने चल रही सर, दादा परदादा बोलते थे, उनके भी दादा परदादा बोलते थे, बस हम बोलने लग गए, और क्या है। तो वो कहते थे कि अगर तुम झूठ बोलते हो, इसका मतलब यह है कि तुम भगवान का सामना कर रहे हो, और उसका सामना करने के लिए तुम साहसी हो, हिम्मत है तुम्हारे अंदर। यही तो है ना। ये क्या है? व्यंग है, आयरनी है। वो क्या कहना चाहता है? वो यूं कहना चाहता है, मोंटेन कहना चाहता है कि अगर तुम झूठ बोलते हो तो इसका मतलब तुम भगवान को चुनौती दे रहे हो। क्या दे रहे हो तुम? भगवान का चुनौती दे रहे हो। अगर मान लो मैं किसी योद्धा के सामने खड़ा हूं तो साहस से तो खड़ा हूंगा, तो मतलब तुम भगवान को चुनौती दे रहे हो। एंड कावर्ड टुवर्ड मैन, और उसी समय पर तुम कायर हो। कायर हो किसके लिए? मानवता के लिए। बताओ हम झूठ किससे बोलते हैं? भगवान से, या भगवान से तो सच बोलते हैं। देखो कितनी अंदर की बातें की हैं फ्रांसिस बेकन ने, कि हम ईश्वर से तो सच बोलते हैं,
और इंसान से क्या बोलते हैं? झूठ। बोलते नहीं बोलते? आज मैं तुमसे झूठ बोल दूंगा, लेकिन मन में मैं जानता हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। और भगवान से, भगवान किससे कनेक्टेड है? मेरे मन से ही या मेरे मुंह से? मन से कनेक्टेड है। तो भगवान को तो मेरा सच पता है, और मैं इंसान से क्या बोल रहा हूं? झूठ। क्यों? क्योंकि मैं भगवान की तरफ तो साहसी हूं और इंसान से डरता हूं, मैं मानव से डरता हूं, इसीलिए तो मैं उससे झूठ बोल रहा हूं। और अगर डर ही नहीं है तो फिर काहे का उससे झूठ बोल रहे हो? हाँ, फिर काहे, क्यों, क्या ही झूठ बोल रहे हो? फिर झूठ नहीं बोलना चाहिए ना आपको। तो देखो वो क्या कह रहा है, ही इज ब्रेव टुवर्ड गॉड। तो यहां पर याद रखना कि ब्रेव टुवर्ड गॉड का मतलब होता है सिन टू गॉड। वो भगवान के प्रति बहादुर है, मतलब सिन टू गॉड, वो भगवान के लिए पाप करता है या भगवान के साथ पाप करता है। और टुवर्ड मैन, अगर वो कायर है किसकी तरफ? टुवर्ड्स मैन। ये आएंगे क्वेश्चन यहां से, है ना। अगर वो इंसान के प्रति कायर है, इसका मतलब होता है फियर गॉड, फियर ऑफ मैन। इंसान से डरता है। मैं तुमसे झूठ बोला क्योंकि मुझे तुमसे डर था कि कहीं तुम मुझे पकड़ ना लो या फिर कुछ मुझसे कोई उल्टा सुल्टा ना कह दो, मैं तुमसे इसलिए झूठ बोलता हूं। फॉर ए लाई फेसेस गॉड, क्योंकि एक झूठ जो होती है वो भगवान का सामना करती है। एंड श्रिंक्स फ्रॉम मैन, और झूठा इंसान से क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। वो क्या कहता है? भगवान का तो सामना करता है और इंसान से सिकुड़ जाता है। श्योरली, निश्चित तौर से, द विक्टनेस ऑफ फाल्सहुड, झूठ की, जब देखो झूठ की, वो देखो आप शैतानी, झूठ की शैतानी क्या है? झूठ की चालाकी क्या है? शैतानी देखो, एंड ब्रीच ऑफ फेथ, विश्वास की उल्लंघना, विश्वास को तोड़ना, उल्लंघन, विश्वास का उल्लंघन, झूठ की शैतानी। ओके, कैन नॉट पॉसिबली बी सो हाईली, वो क्या नहीं हो सकती? संभव रूप से इतना हाई नहीं हो सकती, हाईली एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। मतलब कि झूठ कितना दुष्ट है। वो अब लास्ट में कह रहा है कि मैं चाहूं ना तो इस पर एक किताब लिख डालूं, लेकिन मैं यूं कह रहा हूं कि झूठ की शैतानी और विश्वास का उल्लंघन, जो हम भगवान पर विश्वास करते हैं, जो सत्य पर विश्वास करते हैं, उसकी उल्लंघना, उसको संभव रूप से इतना अच्छे से, इतना ज्यादा एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता एज जितना कि इन दैट, उसमें किया जा सकता है, इट शैल बी द लास्ट पील। ये कहा जा सकता है कि ये अंतिम पील है। पील मतलब मेरी अपील है, किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरी एक अंतिम अपील है, टू कॉल द जजमेंट ऑफ गॉड, कि आप क्या करो, हे भगवान एक ऐसा न्याय कर। मैं भगवान से अपील करता हूं कि भगवान ऐसा न्याय कर अपॉन द जनरेशन, उन पीढ़ियों के ऊपर, ऑफ मैन, जो इंसान की है। इट बीइंग फोरटोल्ड, ये पहले से कहा गया था, ये भविष्यवाणी की गई थी, दैट व्हेन क्राइस्ट कम, कि जब भगवान इस धरती पर आएंगे ना, तो ही शैल नॉट फाइंड फेथ, तो उन्हें फेथ ही नहीं मिलेगा इस दुनिया में, अपॉन द अर्थ पर। क्या बात कही है लास्ट में, क्या बोले कि अगर, मतलब ये पहले कहा गया है, और पहले तो यूँ बोले वो कि अगर मैं झूठ की दुष्टता के बारे में वर्णन करूं और सत्य की उल्लंघना के बारे में वर्णन करूं तो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं ज़्यादा व्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, मैं एक अपील कर सकता हूं भगवान से कि हे भगवान ऐसा न्याय कर, ऐसा जजमेंट दे, जो पीढ़ियां जो है ना, पीढ़ियां वो क्या है इंसान की, वो कुछ सुधर जाएं। नहीं तो ये पहले कहा गया था, ये धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब ईसा मसीह जब इस दुनिया में आएंगे, जब भगवान इस दुनिया में आएंगे, तो इस दुनिया में विश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं बचेगी। और मैं लोगों के अंदर विश्वास जगाना चाहता हूं। मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर विश्वास को जगा दो। ये आपका ऐसे हो गया भाई साहब, और ऐसे बड़ा टफ है। टफ तो क्या कहेंगे, लैंग्वेज थोड़ी टफ है। बाकी का देखो, फ्रांसिस बेकन की लैंग्वेज तो टफ होती है, लेकिन यहाँ से अपन के अगर क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्या कहेगा कि अब वो किसके बारे में बात करता है, मतलब लास्ट में वो किसके बारे में बात करता है। तो आपको याद रखना है कि एक सिविल बिजनेस के बारे में बात करता है। तो मैं ऐसे करता हूँ, हाईलाइटर ले लेता हूँ और हाईलाइटर से मैं इसको हाईलाइट करते हुए चलता हूँ, तो आपको ये दिख ही जाएगा। सिविल बिजनेस के बारे में वो बात करता है। फिर इट विल बी एक्नॉलेज्ड इवन बाय दोज प्रैक्टिस इट नॉट दैट क्लियर राउंड डीलिंग एंड ऑनर ऑफ नेचर। यहाँ पर कुछ नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि वो मिक्सचर ऑफ फाल्सहुड को किससे कंपेयर करता है। तो आप कह देना अलॉय से कंपेयर करता है, जो कॉइन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर से, सिल्वर में किया जाता है। फिर वो क्या कहता है कि विंडिंग क्रूड कोर्सेज, हाँ, कि जो झूठ के जो रास्ते होते हैं, ओके, जो झूठ के रास्ते होते हैं वो इनको किन के रास्तों से कंपेयर करता है, वो करता है सांप के रास्तों पर, इससे कंपेयर, ठीक है ना, सांप के रास्तों से, गोइंग ऑफ द सरपेंट, इससे कंपेयर करता है। फिर वो कहता है कि इस धरती पर कोई नहीं है। फिर वो शेम किसको बताता है, शर्म बताता है किसको, फाल्स और परफिडियस होने को। वो कहता है इस दुनिया में अगर शर्म आई है ना आपको, तो तब आइए जब आप झूठे हो और धोखेबाज हो। फिर वो जो मॉन्टेन है वो क्या कहते हैं, मॉन्टेन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। मॉन्टेन ने क्या कहा, मॉन्टेन ने कहा कि जो भाई ये डिस्ग्रेस क्यों है, झूठ डिस्ग्रेस क्यों है,
और एक ऑडियंस चार्ज क्यों है झूठ हमारे ऊपर? तो फिर उन्होंने कहा कि इसलिए है क्योंकि जब आदमी झूठ बोलता है ना तो समझ लो वो भगवान का सामना कर रहा है और इंसान से डर रहा है, बस ये ध्यान रखना। फिर बाद में वो फाल्सनेस की, बिगनेस के बारे में कुछ नहीं कहता है और फिर वो उल्लंघन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएगा, इसलिए वो क्या करता है अपने ऐसे को लास्ट में ख़त्म करता है और वो ईसा मसीह को संबोधित करता है और कहता है कि जब ईसा, हे भगवान पीढ़ियों को चेंज करो, बदलाव लाओ, विचारों में बदलाव लाओ, सत्य का रास्ता दिखाओ इनको, ठीक है ना। अब चलो, अब अपन